बादल को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो चीखता है, तुम्हें कहना क्या है? तुम्हें बार बार डॉली के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। उसने गलती की है और उसे यही मिलना चाहिए। तुम्हें मेरे और राज सर के बीच में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये सारी घटिया हरकतें बंद करो और तुम में से कोई भी राज सर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझ गए तुम? बादल, हमें लगता था कि राज के सारे आदमियों में तुम सबसे काम के हो, जिसके पास दिमाग है, पर मुझे लगता है कि हम गलत निकले। क्या कहा तुमने? ये कहते समय बादल के चेहरे पर शिकन थी। तुम सही कह रहे हो, हम राज सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर अगर ऐसा हो कि हम रक्षित सर को बुला ले तो क्या होगा? बादल काफी डर सा जाता है और कहता है, क्या रक्षित? लगता है अब तुम हमसे बात करने के लिए तैयार हो। बताओ, करोगे हमारे साथ काम? हम तुम्हारे लिए डॉली को राज के चंगुल से बचा लेंगे। हम पीछे नहीं हटने वाले जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए। बादल उस इंसान की आवाज सुनकर कहता है, मुझे बार बार दोहराने की आदत नहीं है। मैं राज सर को धोखा नहीं दूंगा और डॉली को सजा मिलनी थी जो कि उसे मिल रही है। मैं राज सर की बात मानूंगा। और जहाँ तक बात रही तुम लोगों की, मुझे नहीं पता कि तुम किसके साथ हो या नहीं। मुझे परेशान मत करना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बादल ने गुस्से में ये सब कहा और तुरंत फोन रख दिया। उसके चारों तरफ देखा और फिर वहाँ से चला गया। बादल के जाने के बाद तनीषा बाहर आती है अपनी दोनों बिल्लियों के साथ। उसने जो सुना था उसके बाद उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे भले ही पता नहीं था कि बादल क्या बात कर रहा है या किससे बात कर रहा है, पर उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। उसे कुछ कुछ चीजें तो समझ आई थी, जैसे बादल राज को धोखा नहीं देगा और डॉली यही सजा के काबिल है। और अगर ये बात सही है तो फोन के दूसरी तरफ जो भी है वो बहुत कोशिश कर रहा था कि बादल को मना ले। शायद ये कोई राज के परिवार वाला इंसान ही हो जो बादल को मजबूर कर रहा हो राज को छोड़ने के लिए। न ही तनीषा को राज के परिवार के साथ उसके रिश्ते अच्छे से पता थे, तो उसे बादल की बातों से जल्दी कुछ समझ नहीं आता है। एक नाम लिया था बादल ने, जिसके बाद बादल के चेहरे से रंग उड़ गया था, रक्षित। तनीषा ने बहुत धीरे से कहा। इतना तो तनीषा समझ गई थी कि राज को बादल धोखा नहीं देगा। उसकी बातों से ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, पर अगर सामने वाले ने ज्यादा जोर डाला तो, अगर उन लोगों ने डॉली का इस्तेमाल किया तो। तनीषा को हमेशा से भरोसा था कि इंसान कभी भी उस चीज को मना नहीं कर सकता जो उसे हमेशा से चाहिए हो, और बादल को फिलहाल डॉली से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। और वो लोगों को जितनी बार भी मना करे, आखिर वो कितनी बार ही ये काम कर पाएगा? एक बार, दो बार? और अगर वो लोग तब भी नहीं माने, जब तक बादल राज का साथ ना छोड़ दे, तब क्या होगा? तनीषा को बादल की ये बात काफी पसंद आई थी कि वो डॉली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इस हद तक कि वो राज तक से बहस कर लेगा। इसका मतलब ये था कि डॉली उसके लिए बहुत मायने रखती है। अगर शायद तनीषा उसकी जगह होती तो वो कभी नहीं कर पाती। वो बॉस को भी छोड़ देती और शायद इतना कुछ नहीं करती। जैसे कि अगर कोई कहे कि अनूप को चुनो या राज को, तो वो हमेशा राज को चुनती। कोई भी उसके लिए राज से बढ़कर नहीं होता, तो अगर कोई और राज को बचा सकता है तो वो चली ही जाती। इस वक्त तनीषा सोच में पड़ गई थी। उसने गलती से बादल की बातें सुन ली थी, तो उसे क्या ये दिखाना चाहिए था कि उसे कुछ भी पता है? शायद यही सही होगा कि तनीषा ऐसा दिखाए जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। और बादल ने भी तो कहा था कि वो राज को नहीं छोड़ेगा, पर तनीषा राज की गर्लफ्रेंड है और उसे ये बात जाननी चाहिए। शायद वो तैयार रहे अगर कोई मुसीबत होगी तो। तनीषा को कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसने सोचा कि शायद सब कुछ उसे पता लगा लेना चाहिए, फिर उसे सोचना चाहिए। इसीलिए तनीषा ने समीर को कॉल किया। भाभी बोलिए, क्या बात है? समीर ने खुशी खुशी पूछा। तुम घर पर हो? तनीषा ने पूछा। हाँ, मैं कंपटीशन देख रहा था। क्यों? समीर के कहने पर तनीषा उसके कमरे की तरफ भागती है। भाभी क्या हुआ, आप इतने जल्दी में क्यों हो? समीर ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। मैं क्या ऐसे बात करने नहीं आ सकती? तनीषा ने सवाल किया। समीर को यह बात काफी अजीब लगी, पर फिर उसने हामी मिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे मिलने वैसे भी आ ही रहा था। आपको टीम बदलकर मेरी टीम में आना है क्या? मुझे तुम्हारी टीम में कोई दिलचस्पी नहीं है, तनीषा ने समीर से कहा। मालकिन, मुझे मना मत करो ना। सुनिए, मेरे पास आपके लिए एक अच्छा ऑफर है, समीर ने कहा। कितने पैसे दे रहे हो अब तुम? तनीषा ने पूछा। नहीं, मैं इस बार पैसे नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास अभी इन्वेस्टर्स है नहीं और खर्चे बहुत है। मैं आपको शेयर्स दे सकता हूँ, समीर ने तनीषा से कहा। तनीषा को शेयर्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसमें तनीषा का कोई फायदा नहीं था। तनीषा ने समीर से पूछा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें किसी रक्षित के बारे में पता है क्या? रक्षित? समीर ने कहा। हाँ, नाम तो सुना सा लग रहा है पर याद नहीं आ रहा। ओह ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ।
तनीषा ने कहा और वहाँ से चली गई। तनीषा को लगा था कि समीर उसे कोई काम की बात बताएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे तो कुछ भी नहीं पता था। ये काफी उलझा हुआ मामला था जिसके बारे में तनीषा किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, ताकि इस वजह से कोई गलतफहमी ना हो जाए। तनीषा ने जो भी सुना गलती से सुना, और इन सब चीजों में वो राज को कोई सवाल नहीं कर सकती थी, और अब न वो बादल को इस बारे में बता सकती थी। तनीषा इस बारे में सोचे जा रही थी। उसे इस बात का ध्यान रखना है कि राज किसी खतरे में ना हो, और न ही बादल किसी के साथ मिल जाए। वो कॉल बहुत ही जरूरी था, और बहुत सारी चीजें थी जो उसे इस वजह से पता चली थी, और ये भी कि वो लोग बादल की कमजोरी को भी जानते थे, डॉली। अगर राज डॉली को माफी दे दे तो कुछ भी नहीं होगा और उनके सारे प्लान्स खराब हो जाएंगे, पर उसे ये नहीं पता था कि वो लोग कैसे थे और क्या चाहते थे। फिलहाल बस वो सच्चाई के बारे में पता कर सकती थी, और उसके अलावा तनीषा के पास कोई रास्ता नहीं था। पर इतना था कि वो बादल पर भरोसा कर सकती थी। वो जल्दी से अपने कमरे में उन बिल्लियों को रखती है और राज को मैसेज करती है, क्या आप बिजी हो? आपके पास वक्त है थोड़ा सा? तनीषा को जब अपने टेक्स्ट का कोई जवाब नहीं मिला तो वो सीधा राज के कमरे की तरफ चली गई। उसने दरवाजा धीरे से खोला और देखा कि राज चेयर पर सो रहा है। राज ऐसे ही जितना ठंडा और डरावना लगता था उतना ही मासूम लगता था सोते वक्त। माथे पर कोई शिकन नहीं और न ही चेहरे पर वो ठंडा सा भाव जिससे हर कोई डरता था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शांति। तनीषा को वो सोते हुए अच्छा लगता था, न कि जगा हुआ। तनीषा ने एक चादर ली और धीरे से उसे राज को उड़ाने की कोशिश की, पर इसी दौरान राज की नींद खुल गई और वो जैसे कोई बुरा सपना देखकर उठा हो। उसने तुरंत जोर से तनीषा का हाथ पकड़ लिया। राज की आवाज में फिर से वो गुस्सा था जिससे सब डरते थे। उसने कहा, किसने कहा आपसे अंदर आने को? मैं। तनीषा को राज की आंखों में गुस्सा दिख रहा था। वो कुछ नहीं कह पाई। इससे पहले वो कुछ कह पाए, तनीषा राज के ऊपर गिर जाती है। वो दोबारा राज से पूछती है, आप ठीक हो? राज ने तनीषा को तुरंत गले से लगा लिया और कहा, मैं एक सपना देख रहा था। हाँ, किस बारे में? तनीषा ने राज से पूछा। आपसे जुड़ा हुआ एक सपना था, राज ने घबराते हुए कहा। तनीषा कुछ नहीं कह पाई तो राज ने कहा, आपने सपना तोड़ दिया, अब आपको इसका भुगतान तो करना होगा। और इससे पहले तनीषा राज से कुछ कह सके, राज तनीषा को किस करने लगता है। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। बहुत देर बाद जैसे तनीषा को होश आता है। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि राज के साथ हर एक पल उसे इतना अच्छा लगे? तभी तनीषा ने कहा, राज जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। राज जैसे किसी गहरी सोच में हो। उसने कहा, क्या ये समीर की टीम के बारे में है? तनीषा ने नाम में सर हिलाया और सोचा कि राज को समीर की टीम को लेकर इतनी परवाह क्यों होगी। तनीषा ने कहा, नहीं राज जी, ये बादल के बारे में है। राज की आंखों से जैसे खुशी के भाव बदल गए थे। कहीं भी उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। तनीषा के इस बात से उसे जैसे कोई फर्क न पड़ा हो। इससे पहले तनीषा कुछ कह सके, बादल की आवाज से उसका ध्यान टूटता है। राज सर, धीरे से राज ने कहा, अंदर आ जाओ। बादल अंदर कुछ लड़के और लड़कियों के साथ आता है जिन्हें तनीषा ने पहले नहीं देखा था। राज सर, एक लड़के ने मुस्कुराते हुए राज से कहा। राज सर, हमें मानसी मैम ने भेजा है। थोड़ी देर में उस लड़के ने कहा। आगे उस लड़की ने बोला, मानसी मैम आपके लिए थोड़ी परेशान है और आपको बहुत याद करती है। उन्होंने हमें कहा है कि अगर आपने मिलने से मना किया तो वो खुद आपको ढूंढते हुए आ जाएंगी। ये सुनकर तनीषा को काफी अजीब लगा। आखिर ये मानसी थी कौन? पहले ये रक्षित, अब ये मानसी। कौन है ये अनजान लोग जिन्होंने तनीषा के जहन में घर कर लिया हो? इन लोगों की बातों से लग रहा था जैसे मानसी और राज का काफी करीबी रिश्ता है, जिसके बारे में तनीषा को नहीं पता। एक सेकेंड, राज सर, ये लड़की कौन है? उसमें से एक लड़की ने कहा जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। उस लड़की के चेहरे को पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच रही हो कि राज के घर में इतने करीब उसके कौन सी लड़की खड़ी रह सकती है। बादल ने धीरे से कहा, मोनिका, ये राज सर की गर्लफ्रेंड है। मोनिका ये सुनकर चौंक गई थी। उसने कहा, क्या गर्लफ्रेंड? उसने सब तनीषा की तरफ देखा। तनीषा उसकी आंखों में देखकर समझ गई थी कि वो तनीषा को राज के आगे कुछ नहीं समझती है। मोनिका ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा इसके बारे में, बस मुस्कुराई। पर तनीषा को ये लोग काफी अजीब लग रहे थे। दूसरी तरफ सबके सब बादल को अजीब नजरों से देख रहे थे। जब उन्हें पता चला कि ये लड़की कौन है, सब ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे जैसे उन्हें तनीषा और राज के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। बादल ने तुरंत अपना फोन निकाला और तनीषा को मैसेज किया, तनीषा जी, ये लोग मानसी मैम के आदमी हैं। राज सर और मानसी मैम एक साथ बड़े हुए हैं, तो उनके बीच का रिश्ता काफी पुराना है और काफी पेचीदा भी, जो मैं आपको बता नहीं सकता। आप इनकी बातें सुनकर बुरा मत मानना। बादल सबके सामने जितना मैसेज में कह सकता था कह चुका था। तनीषा ने अपना फोन देखा और फिर ये मैसेज पढ़ा। तनीषा बादल को रिप्लाई करने ही वाली थी कि तभी बादल ने एक और मैसेज किया, तनीषा जी, मेरे लिए काफी मुश्किल है ये सब अच्छे से बताना, और वैसे भी राज सर का परिवार काफी अजीब और पेचीदा है।
कोई भी समझ के बाहर है। राज सर को भी परेशानी होती है कभी कभी उनसे, पर मानसी मैम उनके परिवार के लिए काफी खास है। कुछ भी हो, आप थोड़ा संभाल लेना। ये राज सर के पिता और राज सर दोनों के लिए काफी मायने रखता है। तनीषा ये सुनकर काफी हैरान थी। उसने कभी राज और उसके परिवार के बारे में कभी कुछ ज्यादा सोचा ही नहीं था। और जैसा कि बादल ने कहा, राज का परिवार काफी अजीब है। शायद इसी वजह से राज भी कभी छोड़ नहीं पाया इस परिवार को, भले ही वो कितना भी अलग क्यों न रह ले। क्या रक्षित का राज और उसके परिवार के साथ कोई संबंध है? और तनीषा को सबसे अजीब बात बादल के मैसेज के बारे में लगी। कौन है ये मानसी जिसके बारे में राज कुछ भी नहीं कर सकता और कह सकता, और यहाँ तक कि राज के परिवार वाले भी इसमें शामिल हैं? ओ हाँ राज सर, मानसी मैम ने आपसे पूछने के लिए कहा था, क्या डॉली को अभी भी सजा मिल रही है? राज के सामने एक आदमी खड़ा था, उसने पूछा। तनीषा के कान ये सुनकर खड़े हो गए थे। इन्हें डॉली के बारे में कैसे पता? और डॉली का इन सब से या मानसी से क्या लेना देना? राज ने आराम से कहा, उसे जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है। राज सर, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है और न ही मुझे आपसे कोई सवाल करना है। मानसी मैम ने कहा था तो पूछ लिया मैंने। वैसे भी उसने मानसी मैम के साथ गलत किया था, उसे मरना ही होगा। उसने मानसी मैम के साथ गलत किया है, मतलब आपके साथ भी गलत किया है, मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तनीषा हैरान थी ये सब सुनकर। एक दिन में उसके लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का मिलना अजीब था। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। डॉली ने सच में कुछ बड़ा किया है, न ही सिर्फ राज के साथ बल्कि इस मानसी नाम की लड़की के साथ भी। उसे अब जानना था कि ये लड़की कौन है। मानसी, क्या पहचान है उसकी, कैसी ताकत है उसके पास जो वो राज सिंह को दबा कर रख सकती है, और सबसे बड़ी बात, क्या रिश्ता है उसका राज के साथ। राज ने कुछ नहीं कहा, पर बहुत देर तक खुद पर काबू रखने के बाद बादल ने कहा, राज सर, मुझे पता है डॉली ने गलत किया है, और वो भी मानसी मैम के साथ, पर वो हमेशा से ऐसी ही रही है, सीधी बात करने वाली, और उसने अभी तक बहुत कुछ सह लिया है। चारों तरफ शांति छा गई थी। मानसी भी बादल की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि क्या उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, क्या वो सच में डॉली की इतनी फिक्र करती है। उसने अभी अभी तनीषा को आगाह किया, पर खुद गलती कर बैठा। डॉली ने अगर गलती की भी थी और अगर सच में उसे बहुत ज्यादा सजा मिल चुकी है, तो भी तनीषा की नजरों में अभी बादल को कुछ नहीं कहना चाहिए था। इस कमरे में जो भी लोग थे, सबके सब मानसी के लोग थे। बादल भी जानता था कि कितना खतरनाक हो सकता है उसके लिए, फिर भी उसने सोचा कि ये चीज उसे करनी चाहिए। वो खुद को रोक नहीं सका। राज ने बादल की तरफ देखा और कहा, बादल, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? मोनिका ने तभी गुस्से से बादल की तरफ देखा और कहा, तुम राज सर को कह रहे हो कि वो उस लड़की को माफ कर दे? कोई मजाक था ये? उस लड़की ने मानसी मैम और राज सर दोनों के साथ बदतमीजी की है। ये तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने अभी तक उनकी जान नहीं ली। बादल के चेहरे से समझ आ रहा था कि मोनिका की बातों से वो कितने गुस्से में था। उसने मोनिका की तरफ गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, उस लड़की का नाम डॉली है? क्या सच में? ये तो फिर बहुत अफसोस की बात है कि उस लड़की को खुद की जगह तक नहीं पता है। मोनिका के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वो सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रही थी। उसने पूरी तरह से बादल के गुस्से को अनदेखा कर दिया था। बादल, अगर उस लड़की को इतनी फिक्र होती तो वो कभी ऐसा कुछ नहीं करती। वो चाहे तो भाग भी सकती है इस देश से, राज सर और उनके परिवार को छोड़कर, एक लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। बादल किसी भी तरह खुद को काबू कर रहा था। उसने खुद कितनी बार डॉली को जाने के लिए कहा, पर वो नहीं गई। डॉली का इस दुनिया में कोई नहीं था, वो अनाथ थी और राज के परिवार ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। कुछ भी हो जाए, वो कभी राज सर या उसके परिवार को नहीं छोड़ सकती। वो मर जाएगी पर वो नहीं कर पाएगी। बादल, तुम्हें समझ आना चाहिए कि उसने हमारी मानसी मैम के साथ गलत बर्ताव किया है, और अगर वो राज सर के लिए काम नहीं कर रही होती तो हम कब का उसे मार चुके होते। मोनिका ने बादल से कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, उस लड़की का नाम है, इज्जत से बुलाओ उसे। बादल ने अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में उसका गुस्सा झलक रहा था। ये देखकर तनीषा भी काफी डर गई थी। उसे समझ आ गया था कि बादल को अपनी जान तक की परवाह नहीं है। पहले भले ही बादल ने उन लोगों को मना कर दिया था, पर अब तनीषा को नहीं पता था कि वो ऐसा कर पाएगा या नहीं। राज सर, आपके साथ बहुत वक्त से बादल है, आपको क्या लगता है कि वो सही कर रहा है? मोनिका ने राज से कहा। बादल ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, आग में घी डालने वाले का काम मत करो। मोनिका ये सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आती है और कहती है, ओह बेचारे बादल, कितने अच्छे हो तुम, पर डॉली इन सबके लायक नहीं है। वो तो तुम्हारे पीछे मर्दों को फंसाती है, जैसे ये लड़का। मोनिका ने अपने साथ के एक लड़के की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। तनीषा समझ गई थी कि ये लड़की सिर्फ आग लगाने की कोशिश कर रही है। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तनीषा इन सब के बीच में कुछ नहीं कर सकती थी।
पानी सर के ऊपर जा चुका था और बादल के सब्र का बांध टूट गया था। बादल बहुत गुस्से में था, न ही वो कुछ देख सकता था और न ही तनीषा के कोई भी मैसेजेस पढ़ सकता था। मोनिका ने बादल के गुस्से को हद से ज्यादा बढ़ा दिया था। बादल काफी शांत स्वभाव का था और कोई भी काम सोच समझ कर ही करता था, पर डॉली के मामले में जैसे उसने अपने आप के शांत स्वभाव को खो ही दिया था। जिस लड़के की तरफ मोनिका ने उंगली दिखाकर ये बात कही थी, उसने आगे कहा, बादल, मोनिका सच कह रही है। उस लड़की ने मुझ पर भी खुद का जादू चलाने की कोशिश की थी, पर मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। पर अगर तुम कहोगे तो मैं कुछ सोच सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम अब नहीं बचोगे, बादल ने गुस्से में कहा। बादल ने अब खुद को शांत रखने की कोई भी कोशिश नहीं की और जैसे किसी राक्षस को अपने खाने की तरफ छोड़ा जाता है, वैसे ही वो उस लड़की की तरफ बढ़ा। उसने तुरंत उस लड़के की गर्दन पकड़ी और उसे मारने लगा कि तभी तनीषा आती है और बादल का हाथ पकड़ लेती है। सब जैसे तनीषा को भूल ही गए थे। वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ते हैं और उसे देखकर चौंक जाते हैं। तनीषा को खुद का हाथ पकड़े देख बादल भी चौंक जाता है और कहता है, तनीषा मैम। तनीषा के चेहरे पर जैसे कोई भाव नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा गुस्सा कर रहे हो तुम बादल, सही समय का इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। सही वक्त? इसे देखकर नहीं लगता कि उसे सही समय का इंतजार करना है, उसे सिर्फ यहाँ सबको मारना है। मोनिका ने तनीषा की तरफ देखते हुए कहा। तनीषा मोनिका की तरफ मुड़ती है और कहती है, कितनी अजीब बात है, बादल को तुम सभी से कोई भी दिक्कत नहीं है और तुम लोगों को जबरदस्ती उसे रोकना है। क्यों मारेगा वो तुम्हें? तुम, मोनिका ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। उसने कम समझा था तनीषा को। बादल ने कहा, तनीषा मैम, मेरी हरकतों की जिम्मेदारी मेरी खुद की है, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने मेरे दोस्त को खरी खोटी कही है जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तनीषा एक लंबी सांस लेती है और सोचती है कि ये लड़का सच में इमोशंस की वजह से बेवकूफ बन रहा है। तनीषा समझ गई थी कि अब कुछ भी संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया है और अगर उसने बादल को ज्यादा परेशान किया तो वो अब उसे मार कर ही दम लेगा। अगर डॉली को लेकर फैसला नहीं बदला तो ये परेशानियां बढ़ सकती है। या तो बादल सबको मारेगा या तो ये लोग बादल को नहीं छोड़ेंगे, या फिर जो भी सबसे बुरी बात होगी वो ये कि बादल कहीं राज को ही धोखा न दे दे। उसके दिमाग में जो भी ख्याल थे बिल्कुल सही थे और वो ऐसा नहीं कर सकती कि शांति से बैठे और कुछ न करे, पर अभी उसके लिए कुछ भी करना काफी मुश्किल हो रहा था। बादल ने हमेशा उसके साथ अच्छे से बर्ताव किया है, अब वो ऐसे कैसे उसके साथ कर सकता है? इससे पहले बादल तनीषा को और कुछ कह सके, तनीषा राज की तरफ बढ़ती है और उसने कहा, आप मेरी बात सुनकर एक बार इस बारे में बात कर लो मुझसे। तनीषा को इस बारे में बात करनी थी। तनीषा के कहने पर सबके सब उसे देखने लगते हैं और फिर राज की नजर तनीषा पर पड़ती है और वो कहता है, क्या मतलब है आपका तनीषा जी? तनीषा सोचती है कि अब उसे क्या कहना चाहिए। उसने काफी प्यार से कहा, राज जी, आप डॉली को माफ नहीं कर सकते हो। जैसे ही तनीषा के मुंह से ये बात निकलती है, उसे सुनकर बादल चौंक गया था। उसे लगा था कि तनीषा उसकी मदद करेगी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो राज से डॉली के लिए सच में बात कर पाएगी, और वो भी ऐसे बुरे वक्त में। मोनिका हंसते हुए कहती है, क्या मैंने कुछ गलत सुना? तनीषा जी, आप हमारे मामले में कुछ ज्यादा ही टांग नहीं अड़ा रही? आपको पता भी नहीं है पूरी बात, और आप राज सर से कह रही हैं कि उस लड़की को माफ कर दिया जाए। भले ही बादल ने कह दिया था कि वो राज की गर्लफ्रेंड है, पर मोनिका को जैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो राज की गर्लफ्रेंड है तो उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इसीलिए उसने बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश की, पर मोनिका ने अपने शब्दों से अपनी बात रख दी थी कि तनीषा को अपने काम से काम रखनी चाहिए। तनीषा जी, लगता है कि आपको अपनी जगह के बारे में नहीं पता है, एक लड़के ने अचानक से अपनी नफरत भरी आवाज में कहा। वो मोनिका की तरह नहीं था। उसकी आवाज से सबको समझ आ रहा था कि ये उसके अंदर का गुस्सा है और नफरत बोल रहा है। तभी मोनिका ने कहा, भले ही तनीषा जी आप राज सर की गर्लफ्रेंड हो, आपका हमारे मामले में दखल देने का कोई भी हक नहीं बनता। तनीषा ने दोनों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे किसी की बातों की कोई फिक्र नहीं थी। वो कैसे भी जितनी गलत चीजें हैं उसे सबको बचाना चाहती है। राज ने ध्यान से तनीषा को देखा और पूछा, मुझे एक वजह दो आप। तनीषा ने सोचा, एक वजह? तनीषा ये सुनकर सोच में पड़ गई थी कि तभी राज से बादल ने कहा, राज सर, आप इसके लिए तनीषा मैम को कुछ मत कहना। मैंने कुछ वक्त पहले खुद तनीषा मैम को कहा था कि वो हमारी मदद करे, इस वजह से वो इस मामले में आ रही हैं। राज ने कुछ नहीं कहा, वो बस तनीषा को देख रहा था। तनीषा ने मोनिका की तरफ देखा। तनीषा को उसका चेहरा देखकर समझ आ गया था कि उसे इन सब में बहुत मजा आ रहा था। वैसे भी मोनिका के लिए उसकी मानसी मैम के सामने तनीषा किसी काबिल नहीं है। तनीषा को मोनिका के चेहरे पर वो हंसी देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो राज की तरफ मुड़ती है और कहती है, वजह ये है कि मैं होने वाली मिसेस राज सिंह हूँ, तो मुझे पूरा हक है इस मामले में कहने का। सबके सब वहाँ खामोश खड़े रहते हैं। मिसेस राज सिंह? बाकी सब ये देखकर बस इतना सोचते हैं कि इस लड़की में इतनी हिम्मत कैसे है कि वो सिर्फ गर्लफ्रेंड होते हुए ऐसी बात करे। राज ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ये वजह काफी है। सबके सब राज का जवाब सुनकर हैरान थे, सबसे ज्यादा तनीषा। आखिर राज उसकी बात कैसे मान गया, सिर्फ इतनी बात पर? ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात, राज ने तनीषा से कहा। तनीषा ये सुनकर हैरान थी। बस इतने में हो गया? राज मान गया उसकी बात?
क्या वो कोई सपना देख रही थी या उससे कुछ गलत सुना? तनीषा को लगा था कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, पर किसी को नहीं लगा था कि ये राज सिर्फ इतनी ही बात पर मान जाएगा। तनीषा के पैर जैसे जम गए थे, पर सबसे ज्यादा सुनकर किसी और को जैसे सदमा सा लग गया था। वो था बादल। उसे लगा था कि उसने तनीषा को फंसा दिया हो, पर अब वो ये सुनकर चौंक गया था। डॉली बाहर आ सकती है, ये मामला यहीं खत्म हुआ। पर इस बात से एक इंसान राजी नहीं था। उसने कहा, राज सर, मानसी मैम को डॉली नहीं पसंद है। आप इस लड़की की वजह से अपनी बात से पलटोगे? इससे पहले वो लड़का अपनी बात पूरी कर सके, एक जोर का तमाचा उसे पड़ता है। बादल और तनीषा दोनों ये देखकर चौंक गए थे। राज, जो कि पहले बहुत अच्छे से था और बहुत शांत सा लग रहा था, उसने उस आदमी की गर्दन पकड़ी हुई थी और वो लड़का खुद को उसके चंगुल से छुड़ा नहीं पा रहा था। मोनिका और बाकी लोग भी ये देखकर डर गए थे। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कुछ कहने की। राज सर, वो लड़का बोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों किया? राज ने गुस्से में उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा। वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। राज ने आगे बोला, क्योंकि डॉली और बादल मेरे लोग हैं और किसी को उनके साथ बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? राज सर, हमने कुछ जानबूझकर नहीं किया, उस आदमी ने डरते हुए कहा। तुम लोगों ने सुन लिया तनीषा जी ने क्या कहा, और जो करना है करो। राज ने उस आदमी को छोड़ा और वो सब वहाँ से चले गए। बादल ने खुशी से कहा, राज सर थैंक यू। राज ने उसकी तरफ बिना देखे हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जिसने किया उससे बात करो। बादल तनीषा की तरफ मुड़ता है और कहता है, थैंक यू तनीषा मैम। तनीषा जैसे अभी तक होश में नहीं थी। ये सब बिल्कुल एक सपने जैसा लग रहा था। वो डरी भी नहीं और ना ही उसने एक बार भी ये सोचा कि राज उसकी बात मान जाएगा। खैर, अंत भला तो सब भला। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। जब मोनिका, बादल और बाकी सब वहाँ से चले गए थे, तब राज और तनीषा ही सिर्फ वहाँ पर बचे थे। तनीषा, जिसने सब कुछ अब संभाल लिया था, अब उसने फिर से राज से बात करने की कोशिश की। राज सर, मैं माफी चाहूंगी, आपसे मैंने बोलने से पहले कुछ सोचा नहीं। मुझे शायद इतना कुछ नहीं करना चाहिए था। तनीषा को खुद नहीं पता था कि उसने खुद ऐसा क्यों कहा। ये सब बहुत बुरा था। राज ने तनीषा की बात सुनकर कहा, बोलना। तनीषा जी, ऐसी कौन सी बात है जिसकी आप बात कर रही हो? कौन सी बात? क्या तनीषा होने वाले मिसेस सिंह वाली बात कर रही है? पर जैसे ही तनीषा ने बात की, उसे समझ आया कि चीजें अब बिगड़ सकती हैं। आगे क्या होने वाला था ये तनीषा को भी नहीं पता था। तनीषा ने तुरंत अपनी बात को बदलते हुए कहा, नहीं, मेरा बस कहने का मतलब ये था कि मैंने जो भी कहा सच कहा। बस आपके मामले में हमें नहीं पड़ना चाहिए। राज की आंखों में जो गुस्से की परछाई थी वो जैसे हट सी जाती है, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तनीषा जी, आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा है कि ये वजह आपकी काफी होगी। तनीषा शांत हो जाती है। उसे लगा था कि उस समय सभी लोग थे, इसलिए राज ने ऐसा कहा था, पर अब उसके आसपास कोई भी नहीं है। तो फिर तनीषा को यह चीज काफी अजीब लगती है। उसे पहले लगा था कि राज की दिलचस्पी कुछ वक्त की है। उसने बहुत कुछ किया था इस नाटक को बचाने के लिए, पर ये क्या हो रहा था? वो अब तक राज सिंह को समझ नहीं पाई, तो वो राज को क्या समझ पाएगी? इससे पहले तनीषा और कुछ सोचे, राज ने कहा, पहले के लिए मैं माफी चाहूंगा, मुझे पहले ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। तनीषा को समझ नहीं आया कि राज क्या कह रहा है। फिर राज की आंखें तनीषा के होठों पर होती हैं। तनीषा का ध्यान जाता है और फिर उसे समझ आता है कि राज क्या कहना चाहता है, और फिर उसे काफी अजीब लगता है। उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी गलती थी, आपको परेशान कर दिया सोते वक्त। राज को सोते वक्त ध्यान नहीं था कि वो क्या कर रहा है। तनीषा को ये नहीं दिखाना था कि कुछ भी उसे बुरा लगा है, इसीलिए उसने कहा, हम कपल हैं तो ये हमारे लिए काफी आम बात है, साथ रहते हैं हम, तो आपको इन सब चीजों के लिए माफी मांगने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, सच में। राज ने हंसते हुए कहा, सच में? मुझे पछतावा हो रहा है थोड़ा सा। तनीषा ने तुरंत ये बात सुनकर कहा, किस बात का पछतावा? राज ने कहा, शायद मुझे आपको और थोड़ा सा परेशान करना चाहिए था। राज ने काफी सीधे तौर पर यह बात कह दी थी। फिर राज ने आके तनीषा से पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ पूछना है? तनीषा ने राज की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वजह से मानसी से आपका रिश्ता न खराब हुआ हो। मुझे लगा वो बहुत खास है आपकी। राज ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, खास तो है। इससे पहले कि तनीषा के लिए चिंता की बात बने, उसने कहा, पर कुछ भी मेरे होने वाले मिसेस सिंह से ज्यादा मायने नहीं रखता। दूसरे दिन राज के घर में सुबह सुबह दोनों बिल्लियां की आवाज आती है, जोर से। उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तनीषा जब कमरे में आती है तब वो हैरान रह जाती है। कमरे में सिर्फ दोनों बिल्लियां ही थी। कमरे में सिर्फ दोनों बिल्लियों के बाल ही नहीं, बल्कि पूरे कमरे को ही दोनों ने बिखेर कर रख दिया था। ये उसका कमरा कैसे हो सकता था? तनीषा के निकलने से पहले उसने पूरा कमरा ठीक किया था, खुद से साफ किया था, और उसे ज्यादा देर हुई भी नहीं थी गए हुए, और उसका पूरा कमरा जैसे बर्बाद कर दिया था दोनों ने। ये कमरा अब दोनों बिल्लियों के लिए जैसे जंग का मैदान बन गया हो। उसके बिस्तर और तकिए भी नहीं बचे थे।
अचानक से तनीषा की नजर उसके बैग पर पड़ती है, जो पूरी तरह से दोनों में से किसी एक बिल्ली ने फाड़ दिया था। मेरा बैग! तनीषा गुस्से में दांत पिसते हुए कहती है। वो किसी तरह खुद के गुस्से में काबू लाती है। वो बैग बहुत महंगा था और अब वो तबाह हो गया था। पीछे खड़े समीर ने उन दोनों बिल्लियों की तरफ हंसते हुए देखा और कहा, तुम दोनों तो गए। समीर बहुत अच्छे से जानता था कि तनीषा कितनी ज्यादा कंजूस है। उसके लिए पैसे उसकी जिंदगी है और शायद वो मर जाएगी पर 1 रुपया भी पानी की तरह नहीं बहाएगी। अगर ऐसा होता कि इंसान हवा से पैसे निकाल पाता तो शायद तनीषा वो भी कर लेती। अगर उसको सिलाई आती तो सामान खरीदकर खुद का बैग बना लेती। भाभी, आप मेरी टीम ज्वाइन कर लो, ऐसे 10 बैग मैं आपको दिलवा दूंगा भैया से, समीर ने तनीषा से कहा। तनीषा समीर की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, चुप रहो। समीर को तनीषा की आंखों में गुस्सा दिख गया था, इसीलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तनीषा को देखकर अभी कोई भी डर जाता। उसे पता नहीं था कि उसके बैग को इस तरह से किसने फाड़ा। अब वो इस बैग का क्या करेगी। वो उस बैग की तरफ देखते हुए गुस्से से कहती है, तुम दोनों में से किसने किया ये, सच सच बताओ। समीर ने दोबारा हंसते हुए कहा, भाभी ये कैसी बेतुकी बात कर रही है, बिल्लियां भी बोलती हैं क्या। इससे पहले समीर आगे कुछ और कह सके, तनीषा ने फिर से गुस्से से देखते हुए कहा, और फिर समीर भी डर जाता है। समीर ने दोनों पर चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ किसने किया है, बताओ, आगे आओ, जिसने भी ये हरकत किया है। हैप्पी और लिली दोनों बिल्लियां थी। तनीषा को गुस्से में देखकर शांत हो जाती हैं। हैप्पी के चेहरे पर अभी भी लिली के पंजे थे। दोनों के दोनों बिल्लियां तनीषा के पास आती हैं और उसके पैर के पास आकर सिर रखकर जैसे फुसला रही होती हैं। तनीषा कहती है, ये काम नहीं करेगा मुझ पर। हैप्पी तनीषा की तरफ प्यार से देखता है और जैसे उस पर किसी ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया हो। तनीषा उसे देखकर शांत हो जाती है, फिर हैप्पी को गोद में लेकर कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, मुझे पता है तुमने नहीं किया है ना। समीर तनीषा को ध्यान से देखता है। वो अभी गुस्सा नहीं कर रही थी, और ये क्या बात हुई कि एक को बहुत ज्यादा प्यार और एक को नहीं। तनीषा लिली की तरफ देखती है और कहती है, तुमने ही मेरा बैग फाड़ा है। लिली जो कि एक रैगडॉल थी, वो बहुत खूबसूरत थी और उसका गुस्सा भी बहुत था और वो हैप्पी से बेमतलब का झगड़ा कर सकती थी। तनीषा ने दोबारा लिली से कहा, तुम्ही ने मेरा बैग फाड़ा है ना। उसे अपने बैग के बारे में जब जब याद आ रहा था तब उसे गुस्सा आ रहा था। उसे याद था कि उसने लिली को पिंजरे में बंद किया था, वो कैसे निकल सकती है फिर वहाँ से। तनीषा ने उस बिल्ली की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी ही गलती होगी, तुम्हारा भाई कितना प्यारा है, वो ऐसा कुछ क्यों करेगा। समीर ये देखकर हैरान था, बिना जाने तनीषा ऐसे कैसे कह सकती है। वो बेमतलब लिली पर दोष लगा रही थी। समीर को इस बात से अपने पिता की याद आ जाती है, जैसे हैप्पी राज हो और लिली उसकी जगह। ठीक है, मैं भी कैमरा में देखती हूँ कि किसकी गलती है। तनीषा अपना फोन निकालती है और अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगती है। जब से उसने इन दोनों बिल्लियों को लिया था, उसे अपने कैमरे को निगरानी में रखना पड़ता था ताकि उन्हें कुछ न हो जाए। समीर भी उसके साथ ये सब देख रहा था। दोनों की दोनों बिल्लियां अपने पिंजरे में बंद थी। जब लिली ने हैप्पी को अपने पंजों से परेशान करना शुरू किया, लिली ने अपने पंजों से अपना पिंजरा भी खोल लिया था और जब वो बाहर आई, वो मेज पर रखे तनीषा के बैग से खेलने लगी और फिर उसने उस बैग को जमीन में फेंक दिया। फिर वो हैप्पी के पिंजरे की तरफ गई और फिर उसके पिंजरे पर अपने पंजों से मारने लगी, जिसकी वजह से हैप्पी का पिंजरा भी खुल जाता है। उसके बाहर आने से लिली तुरंत वहाँ से भाग जाती है। समीर ये देखकर हैरान था, ये सुंदर सी बिल्ली इतनी बदमाश है। तनीषा गुस्से से उबल रही थी। उसने लिली की तरफ देखते हुए कहा, पहले मेरा कोट, फिर मेरा स्कार्फ, चादर और अब मेरा बैग। परसों ही लिया था और अब फिर से तुमने खराब कर दिया। तनीषा उसके पीछे भागने लगती है तो समीर उसे देखता है और कहता है, भाभी आप छोड़ दो उसे। क्यों छोड़ दो, तनीषा ने कहा। तो समीर उसे फोन पर उस बिल्ली की कीमत दिखाता है, जिसे देखकर तनीषा दंग रह जाती है। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। बिल्लियों की कीमत इतनी होती है, इसमें तो मेरे 10 बैग आ जाएंगे। तनीषा ने समीर के फोन पर रैगडॉल की कीमत देखते हुए कहा, नहीं भाभी, ये आपके 5 से 70 बैगों के बराबर है। समीर ने तनीषा से कहा, 5 से 70? तनीषा ने समीर से कहा। समीर ने हंसते हुए बोला, हाँ भाभी, मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड के पास कुछ रैगडॉल्स थी और ये बहुत महंगी बिल्लियां होती हैं। आपका एक सबसे महंगा बैग भी इन्हें नहीं खरीद पाएगा। तनीषा ये सुनकर हैरान थी। उसने पहले भी जानवरों को पाला है और ज्यादातर सब नॉर्मल रहते थे। उसने कभी इतना महंगा जानवर नहीं पाला था। पर उसे एक बात अब तक समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कौन है जिसने इतनी अच्छी बिल्ली को रास्ते पर छोड़ दिया। उसे आज तक रैगडॉल्स काफी कम ही मिले थे, तो उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। समीर के बताने पर उसे पता चला कि ये कितनी महंगी बिल्ली है। कौन इतनी महंगी बिल्ली को लेकर छोड़ देगा आखिर। राज का घर भी इतना दूर है, यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। यहाँ कौन उसे रख कर जाएगा। तनीषा को नहीं पता था कि वो इसके मालिक को कैसे ढूंढे। शायद उसे आसपास जाकर पता करना चाहिए, तनीषा ने सोचा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था, आखिर उसके सर पर इतनी मोटी सुनामी कैसे आ सकती है। उसने उस बिल्ली की तरफ देखा तो वो अभी दोबारा तनीषा के बैग के साथ खेलने लग गई थी। उसे सच में सोचना होगा कि वो कैसे ढूंढे इस बिल्ली को।
जब उसने दोनों बिल्लियों को खिला दिया, उसने अपने फेसबुक पर लिली की तस्वीर पोस्ट की और कहा, अगर कोई इस छोटी सी प्यारी सी बिल्ली का मालिक है तो ले जाए, ताकि मेरी चीजें कम खराब हो। तनीषा ने अपने फटे हुए बैग और लिली की तस्वीर डाली, जो कि उसके सामने था। वो राज के घर में थी, तो एड्रेस नहीं बता सकती थी, तो शायद अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था जिससे वो बिल्ली का पता लगा सके। तनीषा ने अपने फेसबुक पर जानवरों के ज्यादा फोटोज नहीं लगाए थे। जब वो उसे मिलते थे सिर्फ तभी ही लगाती थी, और उस बिल्ली को देखकर सबके सब हैरान थे। इतनी खूबसूरत और प्यारी बिल्ली कैसे हो सकती है? लोगों के कमेंट्स आना शुरू होते हैं, ये कितनी प्यारी बिल्ली है, किस तरह की बिल्ली है ये? कोई बात नहीं, बैग गया तो इस बिल्ली को जो फाड़ने के लिए चाहिए सब ला देंगे हम। ऐसे अच्छे कमेंट्स के अलावा तनीषा के लिए नफरत वाले कमेंट्स भी थे, और उसके साथ अब पहले से ज्यादा बुरी तरीके से बर्ताव किया जा रहा था। ये सब हो रहा था चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, चैरिटी एंजल ऑफ द ईयर, जिसके लिए अभी चुना गया था देविका को, जिस वजह से सबको लगा कि तनीषा बिल्लियों की तस्वीरें डालकर दिखावा कर रही है। तनीषा ने जब ये सब पोस्ट करना शुरू किया तब हेटर्स बहुत आगे बढ़ गए थे। ये तो कितनी अच्छी दिखने वाली रैगडॉल है, ये सबसे महंगी बिल्ली है, और वो भी 50,000 रुपए से कम की नहीं होगी। कौन इतनी महंगी बिल्ली को फेंकेगा? इस बिल्ली को कौन बोलेगा कि ये रास्ते की है? मैंने तनीषा के रेसिंग कंपटीशन के बाद से तनीषा पर ध्यान देना शुरू किया है। मुझे नहीं लगा था कि वो दिखावे की दुकान है। कितनी अजीब बात है कि अभी जब चैरिटी इवेंट की वोटिंग आ रही है और तभी से ये सब हो रहा है, तभी उसे बिल्लियां रास्ते पर मिल रही हैं, वो भी महंगी महंगी। ये फिर से देविका की तरह बनने की कोशिश कर रही है, पर ये कभी नहीं बन सकती। वो कितनी अच्छी है, और इसे सिर्फ ढोंग करना आता है। तनीषा को सारे कमेंट्स पढ़कर समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो बस इस बिल्ली के मालिक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कितना बेचैन होगा उसका मालिक, पर ये सारे लोग, उन्हें तो तनीषा को गालियां ही देनी है। एंजल शेल्टर के बारे में जब भी बात होती थी तो याद आता था कि इसके लिए भी तनीषा को कितनी गालियां पड़ी है। एंजल शेल्टर 6 साल पहले तनीषा ने शुरू किया था, जहां सारे के सारे रास्तों के जानवरों को लिया जाता था। पर जब वो इस देश से बाहर चली गई थी, फिर वो उस शेल्टर को संभाल नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने देविका को संभालने के लिए दिया था, जबकि उसके सारे पैसे तनीषा देती थी। देविका को पहले से इस काम में मदद करने में कोई भी शौक नहीं था, पर सब यही सोचते हैं कि देविका ने शेल्टर को बनाया है। इस बारे में तनीषा के अलावा किसी को भी नहीं पता था। देविका को जानवर बिल्कुल नहीं पसंद थे, और न ही उनके आसपास जाना, पर फिर भी उसने लोगों को अपने झूठ पर भरोसा दिला दिया था कि वो जानवरों से प्यार करने वाली बहुत ही अच्छे दिल की लड़की है। अगर ये कोई मूवी होती और तनीषा ऑडियंस में होती तो शायद वो इस परफॉर्मेंस के लिए देविका को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जरूर देती। थोड़ी देर में ऑनलाइन जाने पर तनीषा ने देखा कि देविका के बारे में ट्रेंड पर खबर है। उसने जब खोला तब देखा एंजल शेल्टर अपनी 6ठी सालगिरह मना रहा है अपने सदस्यों के साथ। तनीषा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। सबके सब उस कमेंट सेक्शन में देविका की बड़ाई कर रहे थे, और कुछ लोग तनीषा को भी इसमें गालियां दे रहे थे। देविका के ऑफिस में देविका अपने ऑफिस की बड़ी सी खिड़की के बाहर का नजारा देखकर मुस्कुरा रही थी, और उसकी असिस्टेंट भी वहीं पर खड़ी थी। देविका ने अपने असिस्टेंट से पूछा, किसी ने तनीषा के लिए वोट किया? उसके असिस्टेंट ने कहा, उसे बहुत कम वोट मिले हैं और वो इवेंट पर नहीं आ पाएगी। गेस्ट को इस इवेंट में आने के लिए एक ओहदा चाहिए होता है, मैनेजमेंट या बड़े सेलिब्रिटी का, और जो आएगा उन्हें चैरिटी में पैसे देने पड़ते हैं। कुछ लोगों को वोट से भी इस इवेंट पर बुलाया जाता है। एंजल शेल्टर की वजह से इस चैरिटी इवेंट पर देविका का आना तय था, और उसे किसी भी वोट वगैरह की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिन्हें वोट की जरूरत पड़ती थी वो बस ऐसे लोग थे जिन्हें कोई नहीं जानता था, और जो जानना चाहते थे कि ऐसे इवेंट पर क्या होता है। तनीषा को इस इवेंट पर आने के लिए अच्छे खासे वोट की जरूरत थी। देविका ने अपने असिस्टेंट की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, इस इवेंट में तनीषा को लाओ। उसकी असिस्टेंट ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो देविका की तरफ देखती है और पूछती है, मैम, क्या मैंने सही सुना? आप चाहती हैं तनीषा आए इस इवेंट पर? देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही समझा तुमने। उसके असिस्टेंट को ये बात काफी अजीब लगती है। उसने पूछा, पर मैम ऐसा क्यों? वो तो इस इवेंट के लिए फिट भी नहीं है। देविका ने उसकी तरफ देखा और कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। देविका की असिस्टेंट थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। फिर उसने कहा, देविका मैम, मैं कोशिश करूंगी, पर ये हो पाएगा या नहीं वो नहीं जानती। हम इस ऑर्गेनाइजर से ज्यादा करीब नहीं है। ये काफी मुश्किल होगा कि हम तनीषा को बुलवा सकें। हाँ, ये काम आसान तो नहीं है, और वो जो इंसान है ऑर्गेनाइजर, वो भी टेढ़ी खीर है। देविका ने अपने असिस्टेंट से कहा, तो फिर हम ये कैसे करेंगे मैम? देविका से उसके असिस्टेंट ने पूछा, काम करो, तनीषा के वोट बढ़वा दो। हो पाएगा ये? देविका ने कहा, ठीक है मैम, मैं समझ गई। देविका के असिस्टेंट ने कहा, उसे समझ तो नहीं आया कि देविका का क्या मकसद है, पर अपने मालिक से आखिर सवाल कौन ही करता है। उसके असिस्टेंट के जाने के बाद देविका खिड़की से बाहर देखती है और कहने लगती है, मेरी प्यारी बहन, मुझे निराश करने की हिम्मत मत करना। इतना कुछ किया है मैंने तुम्हारे लिए। देविका का मकसद सिर्फ यही था कि वो तनीषा को ये दिखाए कि सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड ही नहीं, एंजल शेल्टर भी अब देविका का हुआ। उसे तनीषा के सामने ये दिखाना था कि अभी तक वो सबसे आगे है
और तनीषा की हर एक चीज पर उसका हक है। तनीषा को सब लोग गालियां देंगे और एंजल शेल्टर के लिए तारीफें होंगी तो सिर्फ देविका की, और तनीषा वो कोने में बैठकर ये सब देखती रहेगी। पता नहीं लोग तनीषा को बुरा क्यों कहते हैं। ये सब सोचकर ही देविका को कितनी खुशी मिलती है। एक लड़का अपनी रेसिंग यूनिफॉर्म में तभी अंदर आता है। देविका ने पूछा, कैसी है टीम ऑरोरा? देविका जी, पैसों का काम हो गया, अब हम मेन इन्वेस्टर हैं इस टीम के, 31% के शेयर के साथ। उस लड़के ने देविका से कहा। 31% ज्यादा है? देविका ने उस लड़के से जानकारी मांगी। हाँ, सिन्हा सर सिर्फ 31% शेयर ही देंगे, उस लड़के ने देविका से कहा। देविका सोच में पड़ गई थी। उसे ये टीम खरीदनी थी और उसके लिए उसे 50% शेयर्स कैसे भी चाहिए थे। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। देविका को सिर्फ 30% ही नहीं चाहिए था शेयर का, उसका प्लान उससे ज्यादा बड़ा था। देविका ने उस लड़के से पूछा, कौन है अरोरा के बाकी शेयर्स का हिस्सेदार? कुछ खास तो नहीं कह सकता, पर जहाँ तक मुझे लगता है सिन्हा सर के परिवार के लोगों के पास है, तनीषा कपूर के मामा के पास और शिखर के पास भी है कुछ, उस लड़के ने देविका से कहा। देविका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अगर तनीषा के मामा इस मामले में है तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मामला वो आराम से देख लेगी। ठीक है, मैं समझ गई, तुम जा सकते हो, देविका ने मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहा। उस लड़के के जाने के बाद देविका ने अपना फोन निकाला और फिर अपने फोन से कॉन्टैक्ट्स देखने लगी। उसने एक नंबर डायल किया और फिर उस पर कॉल करने लगी और थोड़ी देर बाद कॉल लगता है। एक इंसान ने फोन उठाया और पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा जी कैसे हैं आप? उन्हें यकीन नहीं हुआ कि देविका ने उन्हें कॉल किया है। देविका, तुम? देविका को उनकी आवाज से समझ आ रहा था कि उसके मामा उसकी आवाज सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें कभी नहीं लगा था कि देविका उन्हें कॉल करेगी। क्या बात है, तुम्हें अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों की याद कैसे आ गई? देविका कपूर हो तुम मुझे ऐसे कॉल कर सकती हो? मैं तो तुम्हारे मामा कहलाने के लायक नहीं हूँ, देविका से उसके मामा ने कहा। देविका को पता था कि ऐसा कुछ वो जरूर कहेंगे, पर उसे परेशानी नहीं थी। ऐसी बात मत करिए मामा जी, कहने से रिश्ते थोड़ी बदलते हैं, देविका ने अपने मामा से मुस्कुराते हुए कहा। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, तुम और तुम्हारी बहन दोनों सिर्फ हमें बर्बाद ही करना चाहती हो, देविका के मामा ने गुस्से में कहा। आपको भी पता है मामा जी, ये सच नहीं है, मुझमें और तनीषा में बहुत अंतर है। मुझे पता है तनीषा की वजह से आपको और शिखर को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने तो टीम का भी नाम बदल दिया है। देविका ने आग में घी डालने का काम किया। उसे पता था कि वार कहाँ करना है जिसे सबसे ज्यादा चोट लगे, और आगे उसने अपने मामा से कहा, मैं तो बस आपकी मदद चाहती हूँ। मदद, और वो भी मेरी? देविका के मामा ने कहा। उन्हें पता था कि उसमें कोई चाल होगी उसकी, खून तो आखिर राजेश का ही है। मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगी, मुझे सिन्हा परिवार की टीम के शेयर्स चाहिए, मैं सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो जाऊंगी उसके बाद, देविका ने आखिरकार अपना मकसद बताया। और उसके मामा चुप कहाँ रहने वाले थे, उन्होंने गुस्से में कहा, तुम पागल हो, मैं तुम्हें अपनी टीम के शेयर्स कभी नहीं दूंगा। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ होऊंगा? भले ही देविका के मामा का बर्ताव बिल्कुल सही नहीं था, पर इस बात की परवाह नहीं थी देविका को। उसने मुस्कुराते हुए अपनी शांत आवाज में कहा, मामा जी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी बहन से मैं बेहतर हूँ, और वैसे भी मैंने सोचा है कि अगर आप ये शेयर मुझे दे देंगे, मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूंगी, मार्केट से दोगुना। उसके अलावा आपके हाथ में फिर से कमान होगी टीम की, और आप फिर से खुद की टीम के सारे फैसले ले पाएंगे। देविका की बात खत्म होते ही उसके मामा जी शांत हो जाते हैं। देविका को कोई फिक्र नहीं थी इस बात की, क्योंकि अगर देविका के मामा नहीं मानते हैं तो वो अपने तरीके से काम करेगी। तुम मजाक कर रही हो, देविका के मामा ने कहा। बिल्कुल नहीं, पर मुझे ये बताइए कि आपके पास शेयर्स कितने हैं? 20%, देविका के मामा ने कहा, और देविका ये सुनकर खुश हो जाती है। मामा जी, आप आइए मेरी कंपनी में, हम लोग इस बारे में बात करते हैं, और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हूँ कि आपको इन शेयर से ज्यादा पैसे मिलेंगे, देविका के मामा ने कहा। अब सिन्हा परिवार की रेसिंग टीम को उसका होने से कोई नहीं रोक सकता, और न ही इसमें तनीषा कुछ कर सकती है। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही देविका? मेरे पास किसी भी बकवास चीज के लिए वक्त नहीं है, देविका के मामा ने अपनी शक भरी आवाज में पूछा। मेरी बातों से ज्यादा मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट मायने रखना चाहिए, है ना मामा जी? देविका ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, एड्रेस भेजो, मैं आता हूँ, देविका के मामा ने कहा और फोन रख दिया। देविका के ऑफिस के लिए निकल गए। 2 घंटे बाद जब शेखर और देविका के मामा देविका के ऑफिस पहुंचते हैं, तब उन्हें अपने हाथों में कॉन्ट्रैक्ट देखकर भरोसा नहीं होता। शेखर ने खुशी में कहा, देखा पापा, मैंने कहा था ना देविका अच्छी है, तनीषा की तरह नहीं है। शेखर के पिता को अभी तक भरोसा नहीं हुआ था कि देविका ने सच में इतने अच्छे दाम दिए हैं उन शेयर्स के। मैं माफी चाहूंगा, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया।
मामा जी, परिवार वालों की बातों का क्या बुरा मानना, देविका ने मुस्कुराते हुए अपने मामा जी से कहा। और वहीं उसके मामा के चेहरे से खुशी जैसे जा ही नहीं रही थी। अब वो दोबारा अपने हिसाब से टीम को चला सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसी दौरान राज के घर पर तनीषा अपने दोनों बिल्लियों के साथ खेल रही होती है कि तभी उसे एक आवाज आती है, तनीषा मैम, क्या आप अंदर हो? तनीषा बादल की आवाज सुनकर चौंक गई थी। वो दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलती है। बादल मुस्कुराते हुए तनीषा के सामने खड़ा था। बादल, क्या बात है? तनीषा ने बादल से पूछा। तनीषा मैम, थैंक यू, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। सिर्फ डॉली ही नहीं, कोई और भी है जो आज उस पिंजरे से आजाद हुआ है, और वो भी आपके कहने की वजह से। आपको उससे मिलना होगा, बादल ने खुशी में कहा। और एक लड़की तभी तनीषा के सामने आती है। उसके लंबे काले बाल थे और वो काफी प्यारी दिख रही थी। ये वही लड़की थी जिसके बारे में मोनिका बाकी सबसे बातें कर रही थी। डॉली के अलावा कोई और भी थी उसके साथ। तनीषा ने उसे देखा और तनीषा ने सोचा कि वो कभी भी इससे पहले इस लड़की से नहीं मिली है। तनीषा मैम, ये तान्या है, आपसे मिलना चाहती थी, बादल ने तनीषा से कहा। तान्या ने बहुत धीरे से कहा, तनीषा मैम, मैं राज सर के लिए काम करती हूँ। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये अजीब बात है, आज तक तान्या ने कभी किसी को शुक्रिया नहीं कहा है तनीषा मैम, बादल ने मुस्कुराते हुए कहा। तान्या उसे देखती है और कहती है, चुप रहो। हाँ ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, अब तुम बात करो, बादल ने तान्या से कहा। दोनों के दोनों वहां रखे काउच में बैठ जाते हैं और फिर तान्या ने तनीषा से कहा, भाभी, क्या मैं आपको भाभी बुला सकती हूँ? तनीषा को क्या कहना चाहिए था उसे नहीं समझ आया, पर फिर उसने कहा, हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा, तो भाभी, मुझे बादल ने सब कुछ बताया है। आपकी वजह से मैं भी आज बाहर आ पाई हूँ और आपके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं होता। मैं कभी अपने परिवार से जुड़ नहीं पाती, उस लड़की ने तनीषा से कहा। तनीषा बस यही जानना चाहती थी कि इतना कुछ होने के बाद भी तान्या इन सबको अपना परिवार क्यों कह रही है। तान्या ने ही तो कहा था कि वो सिर्फ काम करती है उनके लिए। तान्या, मैंने तो बस छोटी सी मदद की है तुम्हारी, और मैंने तो वैसे भी बादल से वादा किया था, तो कैसे नहीं निभाती? तनीषा ने तान्या से कहा। हाँ, पर मुझे इसके बदले कुछ करना है, मैं एहसान नहीं ले सकती, तान्या ने तनीषा से बोला। और आगे उसने कहा, मैंने राज सर से भी बात कर ली है, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। आपको सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए बताओ? तान्या के सवाल को देखकर बादल ने कहा, तान्या, अमर ने एक पार्टी रखी है तुम्हारे आने की खुशी में, हमें देर हो रही है, तुम थोड़ी देर चुप बैठोगे? तान्या ने बादल की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। ठीक है, बादल ने कहा। उसे पता था कि तान्या इतनी आसानी से नहीं मानेगी। मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पैसे, तनीषा ने आगे कहा। उसकी बात सुनकर तान्या मुस्कुराती और फिर कहती है, मैं आपकी पैसे कमाने में मदद करूंगी, क्या मैं आपके साथ रहकर ये कर सकती हूँ? तनीषा तान्या की बात सुनकर हैरान थी, वो आखिर तनीषा की मदद क्यों करना चाहती है? हाँ, तनीषा ने उसकी मदद की है, पर उसके लिए अब ऐसा कुछ करना तनीषा को ज्यादा लग रहा था। तनीषा भाभी, मुझे राज सर ने बोला है, अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ रहकर आपकी मदद कर सकती हूँ, तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। तान्या ने आगे कहा, क्या आपको बॉडीगार्ड चाहिए? तनीषा ने कुछ नहीं कहा, वो बताना नहीं चाहती थी, पर आज तक तनीषा की ताकत की वजह से उसे कभी बॉडीगार्ड वगैरह के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतने में बादल ने बीच में कहा, हाँ तनीषा मैम, इसकी स्किल्स काफी अच्छी है। नहीं तान्या, मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, तनीषा ने तान्या से मुस्कुराते हुए कहा। काम वाली की? तान्या ने दोबारा पूछा। तनीषा समझ गई थी कि वो ऐसे नहीं छोड़ेगी, और उसके अलावा वो बहुत प्यारी थी, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। उसे मन भी नहीं कर रहा था कि तान्या को वो मना कर सके। ओह, आप तो सेलिब्रिटी हो ना, मैं आपकी असिस्टेंट बन सकती हूँ, या मैनेजर, तान्या ने आगे कहा। रुको रुको, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, तनीषा ने तान्या से कहा। पर भाभी, आप तो, इससे पहले कि तान्या अपनी बात पूरी कर सके, तनीषा ने कहा, अच्छी एक्ट्रेस हूँ बस। तनीषा मैम, आप बस इसे अपने साथ रहने दीजिए, राज सर को कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने अपनी इजाजत दे दी है, ये बस आपका इंतजार कर रही है, तनीषा से बादल ने कहा। तान्या ने दोबारा बादल की तरफ देखा और कहा, बादल, तुम अब जाओ यहाँ से। बादल चुप हो गया और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद तान्या और तनीषा दोनों अकेले रह गए थे। बादल के जाने के बाद तान्या ने कहा, भाभी, मैंने यहाँ आने से पहले आपके बारे में थोड़ी बहुत जांच की थी। तान्या बैग से अपना लैपटॉप निकालती है और फिर कहती है, जहाँ तक मुझे लगता है आपकी दुश्मन है देविका कपूर। मैं टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी हूँ, अगर आपको देविका से कोई बदला लेना है या उसे बर्बाद करना है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तनीषा को समझ नहीं आ रहा था, इसे देविका के बारे में भी पता है, पर कैसे? पर क्या करोगी तुम? तनीषा ने तान्या से पूछा। अगर आप बोलो तो मैं उसका नाम और निशान मिटा सकती हूँ पूरी दुनिया से, या फिर उसके अकाउंट में इतने कमेंट्स ला सकती हूँ कि एक दिन में उसका सोशल मीडिया तबाह हो जाए। तान्या ये कहते हुए अपने लैपटॉप से देविका का अकाउंट निकालती है और देखती है। तनीषा को उसने बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसने आगे कहा, भाभी, आपको काफी वोट मिले हैं चैरिटी इवेंट को लेकर। तनीषा ये सुनकर हैरान थी। उसने कहा, क्या?
फिर वो उसकी लैपटॉप की तरफ देखती है और तान्या ने सच कहा था, उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तनीषा ने तान्या की तरफ देखा और सोचा कि ये लड़की उतनी सीधी नहीं है जितनी वो लगती है। तान्या, क्या तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता है? तनीषा ने तान्या से पूछा, जिसके जवाब में तान्या ने कहा, हाँ भाभी, बहुत अच्छे से। क्या आप शिखर एंटरटेनमेंट के बारे में जानती हो? ये सुनकर तनीषा हैरान रह जाती है। वो इसी कंपनी में फिलहाल काम कर रही है और उसने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है उनके साथ। हाँ, किसे पता नहीं है, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। तान्या ने ध्यान से तनीषा की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, भाभी, शिखर एंटरटेनमेंट को मैं ही संभालती थी पहले, और आपने शायद मेरा नाम सुना हो, जिस नाम से मुझे वो लोग बुलाते थे, तानी। तान्या की ये बात सुनकर तनीषा हैरान थी। उसने अभी अभी कहा कि तान्या ही तानी है, वही तानी जिससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कांपती है। सबको पता था कि शिखर एंटरटेनमेंट आज जिस ऊंचाई पर है उसके पीछे एक लड़की का हाथ है, तानी। वो पहली लड़की, या कह सकते हैं कि वो पहली इंसान जिसने शिखर एंटरटेनमेंट को पूरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कंपनी बनाया। उसने बहुत मेहनत की थी इसके लिए और इसीलिए अब तानी को बहुत अच्छे से जानते थे। कुछ ही लोग थे जिन्होंने तान्या को देखा है और ये जानते थे कि ये लड़की कौन है जिसने शिखर एंटरटेनमेंट को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है। और उसके बाद तानी की इज्जत इंडस्ट्री में उसके दुश्मनों ने खराब कर दी थी, क्योंकि वो बहुत ताकतवर थी, लोगों को अपने अंदर दबा कर रखने वाली। और जब शिखर एंटरटेनमेंट इतना बड़ा बन गया तो तानी सबके लिए दुश्मन बन गई थी। बहुत सेलिब्रिटी ऐसे थे जो कि तानी के हाथों बर्बाद हुए थे और उसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए इंडस्ट्री से निकाले गए थे। तनीषा ने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की तानी होगी, वही लड़की जिससे सब डरते थे। किसी को नहीं पता था कि तानी इतने वक्त से कहाँ है और किधर गायब हो गई है, और उस दिन के बाद उसकी कोई खबर नहीं थी। तो तान्या के गायब होने की वजह मानसी और उसके बीच का मसला था। तान्या तनीषा का चेहरा देखकर समझ गई थी कि वो उसके बारे में जानती है। तान्या ने हंसते हुए कहा, भाभी, उस वक्त कुछ मुश्किलें हो गई थी, मैंने कुछ ज्यादा बड़ी गलती कर दी थी, इस वजह से मुझे सिंह परिवार ने निकालने का सोचा और आज आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तनीषा ने एक लंबी सांस ली। तान्या का ध्यान दोबारा स्क्रीन पर जाता है और वो कहती है, भाभी, आपकी मुश्किल देखकर ऐसा लगता है कि आपको कभी इतने वोट्स नहीं मिल सकते थे। आपको तो पता ही है कि आपके कितने हेटर्स हैं, तो ऐसा होना नामुमकिन है। अगर वोट होता कि सबसे खराब और बुरी एक्ट्रेस कौन है तो शायद उसे सबसे ज्यादा वोट्स मिलते। तनीषा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने तनीषा के लिए वोट्स खरीदे होंगे। कोई आम इंसान तो ये नहीं करेगा। भाभी, ये चैरिटी इवेंट आपके लिए बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत अच्छे लोग मिले होंगे वहाँ, तो आपका जाना सही होगा, तान्या ने तनीषा से कहा। तनीषा ने कभी नहीं सोचा था कि वो कोई चैरिटी इवेंट में जाएगी। देविका ने एंजल शेल्टर की वजह से उसका इन्विटेशन ले लिया था, तो किसी को कैसे लगता कि वोट तनीषा को मिलेगा। ये वोट, तनीषा ने ध्यान से देखा और सोचा कि कहीं इसके पीछे उसकी प्यारी बहन देविका तो नहीं है। शायद कोई देविका को नहीं समझ पाए, पर तनीषा वो बहुत अच्छे से जानती थी उसकी बहन को। अगर उसकी बहन ने वोट्स खरीदे हैं तो इसका सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, तनीषा को नीचा दिखाना। उसे पूरी तरह से समझ आ रहा था कि देविका ये सब क्यों कर रही है। वो चाहती है कि तनीषा गुस्से और जलन से मरे। तान्या ने आगे कहा, भाभी, इस चैरिटी इवेंट का मालिक जो है वो बहुत बड़ा आदमी है और सुना है कि बहुत ताकतवर भी है। अगर आप उससे अपनी जान पहचान बना लो तो आपके लिए ये अच्छा होगा। तनीषा तान्या के काम करने के तरीके को देखकर हैरान थी। वो काफी अच्छे से काम करती है। अरे हाँ, तनीषा को उसे शायद कोई उम्मीद रखनी चाहिए थी। ये और कोई नहीं, वही इंसान है जिसने आधी इंडस्ट्री खुद के कदमों पर रखा था। वो तानी थी और वो तनीषा की असिस्टेंट बनना चाहती है। तनीषा को खुद की किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये आखिर कैसे हो सकता है, जैसे तनीषा को कोई खजाना मिल गया हो। तान्या ने तभी तनीषा को देखते हुए कहा, मुझे जहाँ तक लगता है कि देविका ने ये सब किया है। तनीषा ने तान्या की तरफ देखा जिसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। ये सब कहते वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। तब उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो भाभी, आपने एंजल शेल्टर बनाया था, है ना? और ये सुनकर जैसे तनीषा के पैरों से जमीन खिसक गई थी। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? तान्या मुस्कुराई और कहा, मुझे पता नहीं था, मैंने बस आप दोनों के बीच के इस जंग को समझने की कोशिश की और मैं शायद सही निकली। मतलब ऐसी क्या चीज होगी जिससे आपको वो चोट पहुंचाना चाहे, वो भी इस चैरिटी इवेंट से। वो आपको सबके सामने नीचा दिखाना चाहती है एंजल शेल्टर को लेकर, और वो खुद जाएगी उस शेल्टर की वजह से। और आपकी वजह तो मैंने बता ही दी। और वैसे भी वो एंजल शेल्टर बना नहीं सकती, उसमें उतना दिमाग ही नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि आप हो एंजल शेल्टर की मालकिन। तनीषा उसके इतने पक्के जवाब को देखकर हैरान थी, पर शायद मैं ऐसी ही इंसान हूँ जैसा लोग मुझे समझते हैं। तनीषा ने हंसते हुए कहा। तो इस बात पर तान्या ने कहा, भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास राज सर है, आप अंधी नहीं है जो आप उन्हें छोड़कर अंश के पास जाए। आप होने वाले हिस्सेदार है सिंह परिवार की, और ये शिखर एंटरटेनमेंट भी आपका होगा, तो आपको खुद को पॉपुलर बनाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्यों ही चुराना पड़ेगा देविका से कुछ।
ये सब सुनकर तनीषा मान चुकी थी कि यही लड़की तानी है, उसमें सच में बहुत दिमाग है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा एंजल शेल्टर से कुछ नाता हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत आसान सा जवाब है। आपको जानवर पसंद है और मैंने बादल से सुना है कि आपने कुछ बिल्लियों को अभी गोद लिया है। और जहाँ तक बात रही देविका की, वो बस आपको सबके सामने बुरा दिखाना चाहती थी। वो खुद को बेचारा बताना चाहती थी। और कौन सा ऐसा इंसान होगा जो इतने पैसे देकर इस शेल्टर को बनाए, वो भी इस इंडस्ट्री में आने से पहले? ये कोई सपना ही होगा। तनीषा को तान्या का दिमाग देखकर बहुत अच्छा लगा। उसे पूरी कहानी समझ आ गई थी, ज्यादा कुछ जाने बिना। मैंने बस खुद के कुछ कनेक्शंस का इस्तेमाल किया आपके बारे में जानने के लिए, और जहाँ तक मुझे पता चला है, आप यहाँ से बाहर जाने से पहले ये शेल्टर बनाकर गई थी। सारे किस्सों को जोड़ा जाए तो आपने ये बनाया। आप अब्रॉड गई, देविका की मदद मांगी ताकि वो कुछ वक्त के लिए इसे संभाले, और जब देविका सेलिब्रिटी बन गई, उसने सोचा कि इसका इस्तेमाल किया जाए। उसे जनता का प्यार चाहिए था, और वो ये तो कभी नहीं कहेगी कि ये आपने बनाया है। तान्या ने तनीषा को समझाती हुई आवाज में कहा, क्या तुम FBI या CBI में हो या कर चुकी हो? तनीषा ने तान्या से कहा। तान्या ने हंसते हुए कहा, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। तनीषा को समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। तान्या खुद को बेवकूफ समझती है। और फिर आगे तान्या ने कहा, भाभी आपको कुछ जानना है राज सर के परिवार के बारे में? मैं कुछ नहीं जानती राज या उनके परिवार के बारे में। तनीषा ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। राज सर का परिवार बहुत बड़ा है और इसी वजह से समझने में थोड़ी मुश्किल भी होती है। जैसे कि उनके बुआ के बेटे हैं और वो भी राज सर के जितने बड़े हैं और अच्छे हैं, और सबको आप किसी कैटेगरी में समझ सकती है। जैसे कि इस कैटेगरी के लोग ज्यादातर ताकतवर हैं, या फिर इनकी बात सब लोग मानते हैं। राज सर और उनके पिताजी आधे भी नहीं है, और राज सर के पिता को बहुत भाई बहन है, और सबके सब राज सर के परिवार के काफी अंदर के रहस्यमय सर्कल यानी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिनके पास बेशुमार पैसा और ताकत हो। आपको पता है, राज सर इतने अच्छे हैं और इतने लायक है कि उन्हें सब मारना चाहते हैं क्योंकि वो इस ग्रुप का हिस्सा बन सके, पर वो खुद भी इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते हैं अभी। राज सर के रिश्तेदार की वजह से राज सर को अपने पिता से अलग होना पड़ा, और यहाँ तक कि उनके दादाजी को भी। ये शक था कि राज सर बुरे हैं, तो उन्हें रहने के लिए इस घर में भेज दिया। एक वनवास की तरह है ये घर उनके लिए तनीषा भाभी। तान्या ने तनीषा को पूरी कहानी कही और फिर कहा, आपको देखकर किसी की याद आती है भाभी, शायद इसीलिए आपसे ये सब कह पाई मैं। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तनीषा को जानना था कि ये कौन था जिसकी बात तान्या कर रही थी। तनीषा ने पूछा, कौन है वो? तान्या ध्यान से तनीषा के चेहरे को देख रही थी। फिर उसने वो चीज नहीं कही जो उसे कहना था। उसने जवाब दिया, कुछ नहीं भाभी, ठीक हुई, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ओ हाँ भाभी, नहीं, मुझे आपको भाभी नहीं बुलाना चाहिए। आपने अभी तक राज सर के बारे में किसी को नहीं बताया है। आप एक आर्टिस्ट हो, मैं समझ सकती हूँ। आप अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहती हो। मैं आपको तनीषा कहकर ही बुलाऊंगी फिर। तो तनीषा जी, आपका क्या प्लान है इस चैरिटी फंक्शन को लेकर? देविका ने जानबूझकर किया है ये सब। उसे सब चाहिए जो आपका है। तनीषा तान्या की बातों को सुनकर हैरान थी। उसने बस इतना जवाब दिया, मुझे किसी भी चैरिटी इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनने का कोई शौक नहीं है। हाँ, वहाँ शायद काम मिल जाए, वैसे भी मुझे अच्छे पैसे कमाने हैं, वरना इन बिल्लियों को अच्छे से कौन पालेगा। तनीषा का एंजल शेल्टर खोलने का मकसद सिर्फ यही था कि वो ऐसे रास्तों में जो भी जानवर रहते हैं उन्हें अच्छा घर दे सके। उसका कोई और इरादा नहीं था। तान्या को लगा था कि तनीषा कुछ ऐसा ही जवाब देगी। उसने एक लंबी सांस ली। किसने सोचा होगा कि जो लड़की पैसों के पीछे इतना भागती है, वो इतने पैसे चैरिटी में देती होगी। तनीषा को पूरी तरह से जानना शायद किसी के लिए नामुमकिन है। तान्या बस ध्यान से तनीषा को देख रही थी। तो तनीषा ने पूछा, क्या हुआ? तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, बस समझ आ रहा है कि राज सर आपको क्यों पसंद करते हैं। उनकी नजर सच में काफी अच्छी है। तनीषा हैरान थी ये सुनकर। ये पहली बार था कि किसी ने तनीषा की वजह से राज की तारीफ की हो। इस चैरिटी इवेंट के लिए पब्लिसिटी और प्रमोशन कैंपेन सब शुरू हो गए थे, और इसके लिए आखिरी बार की विजेता साची को बुलाया गया था, जो कि देविका के अलावा एक और इंसान थी जो इस चैरिटी इवेंट के लिए सबसे ज्यादा जानी मानी जाती थी। आज दोनों को इस चैरिटी इवेंट के लिए एक म्यूजिक वीडियो शूट करना था और पोस्टर्स के लिए भी शूटिंग करनी थी। सुबह सुबह तनीषा शूटिंग के लिए अपनी मैनेजर के साथ निकल गई थी। रास्ते में उसके मैनेजर ने उसे पूरे दिन भर के बारे में बताया। उसने देविका से कंफर्म किया था कि साची भी आ रही है इस म्यूजिक वीडियो के लिए। वो देविका की तरफ देखकर मुस्कुराता है। देविका, मैनेजमेंट ने तुम्हारे लिए सारे के सारे इंतजाम कर रखे हैं। तुम और साची ही सिर्फ आज शूट करोगे। लगता है इस बार तुम ही जीतोगी ये इवेंट। देविका को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी। वो गाड़ी की खिड़की की तरफ देखती है और कहती है, सिर्फ वीडियो और पोस्टर की बात है आज ये, अब इसे सपने नहीं देखने चाहिए हमें।
देविका ने मैनेजर से कहा, ये कैसे हो सकता है देविका, तुम्हारे वोट सबसे ज्यादा है और तुम्हारा मुकाबला करने के लिए कोई है भी नहीं। यहाँ तक कि मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि तुम जीतोगी, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देविका, क्या तुमने कमेंट्स देखे हैं? सबके सब यही सोचते हैं। देविका के स्टेटस के हिसाब से उसकी हैसियत देखी जाए तो पैसे मायने नहीं रखते थे। उसे जनता का सपोर्ट चाहिए था अपनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, जिसके लिए इस चैरिटी इवेंट से अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था। सोसाइटी और जनता सब चाहती थी कि जो आर्टिस्ट सबसे अच्छा है उसे ये मिले। देविका इस बारे में सोच रही थी। देविका ने अपने मैनेजर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, कमेंट्स मायने नहीं रखती। क्यों नहीं? ये सारे वोट्स की वजह से चैरिटी इवेंट में आप जीतेंगी। वैसे भी सबको पता है कि आपने सालों पहले ही एंजल शेल्टर खोला था। अगर तनीषा ने आखिर में कुछ किया भी होगा इस इवेंट में आने के लिए, तो भी वो जीत नहीं सकती। वो रैगडॉल के साथ इस इवेंट को जीतना चाहती है। क्या ये कोई मजाक है? उसे क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से चैरिटी में आ सकती है? आपको पता है कि ऑनलाइन सब इसकी कितनी बुराई कर रहे हैं। उसके इस शो में आने की औकात ही नहीं है। तनीषा के फेसबुक के पोस्ट को याद करके देविका के मैनेजर को गुस्सा आता है। वो दोनों बहनें हैं, पर फिर भी इतनी अलग है। तनीषा बार बार कुछ ऐसा करती है जिससे देविका को चोट पहुंचे। पहले अंश और अब ये सब करना। बस उसे एक बेवकूफ की तरह दिखता है। उसे कुछ नहीं आता है और उसने चैरिटी के नाम पर आज तक कुछ नहीं किया है। वो बस एक ढोंगी है, देविका ने उससे कहा था। देविका, तुम्हें इतनी अच्छी होने की जरूरत नहीं है। तुम तनीषा के लिए वोट शेयर करती हो, और जब सबके सब अपने वोट्स बढ़ा रहे हैं, तुम नहीं होती तो भी इस चैरिटी इवेंट में वो नहीं आ पाती। देविका मुस्कुराती है और शांत हो जाती है, और फिर वो खिड़की की तरफ दोबारा देखने लगती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है, पर वो अपने मुस्कुराहट को छुपा कर रखती है। तनीषा को उसने बहुत पीछे छोड़ रखा था, और उसके पहले डेब्यू से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें थी जो एंजल शेल्टर की वजह से चल रही थी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे जो इस देश के इस चैरिटी इवेंट के एम्बेसडर बनना चाहते थे, पर एंजल चैरिटी ने सबको पीछे छोड़ दिया था। पर उनके साथ अब साची शूटिंग करने वाली है, जिसकी खुशी उसे ज्यादा थी। उसे पता था कि अब जीत उसकी ही होगी, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें थी जो अब चल रही थी, और सबसे अच्छी चीज वो ये कि अब अपने मास्टर प्लान की तरफ वो बढ़ने वाली थी। शूटिंग में डायरेक्टर और फोटोग्राफर पूरे क्रू प्रोडक्शन को समझा रहे थे। सेट पर बहुत सारी बिल्लियां और कुत्ते रखे थे और उन सबको एंजल शेल्टर में लाया गया। साची, जो अभी अभी आई थी, वो सारे जानवरों को देखकर बहुत खुश होती है, और तभी देविका उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहती है, साची जी। देविका जी, आप आ गई? साची ने मुस्कुराते हुए कहा। वो लड़की बहुत खुश थी, पर उसे देखकर कोई भी समझ जाएगा कि वो ढोंग कर रही थी। एक बिल्ली साची के पास जाती है और जल्दी जल्दी में वो उसे नोच देती है। साची दर्द के मारे चिल्लाती है। डायरेक्टर और क्रू के बाकी लोग जल्दी उसके पास जाते हैं। तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, साची ने मुस्कुराते हुए कहा। एक क्रू के सदस्य ने बोला, इस बिल्ली को क्या हुआ है? ऐसी हरकतें क्यों कर रही है ये? साची ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, उसे कुछ मत कहो, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही ज्यादा डर गई थी। देविका ने मुस्कुराते हुए साची की तरफ देखा और कहा, अब कितनी अच्छी है साची जी। साची ने मुस्कुराते हुए बोला, कैसे नहीं रहूं मैं अब, ये लोग हैं ही इतने प्यारे। देविका के मैनेजर ने मुस्कुराते हुए उनके कान में कहा, ये सच में कैसे नहीं जीतती आखिरी बार, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग? क्या मतलब है आपका? देविका ने उसके मैनेजर से पूछा। तुम सच में बहुत भोली हो देविका, तुम्हें सच में लगा कि ये असली साची है, ये उसकी असलियत है। वो चैरिटी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसे पसंद है, इसलिए कर रही है क्योंकि उसे ये फेम चाहिए, देविका से उसके मैनेजर ने कहा। और आगे उसने बोला, तुम्हें नहीं पता, पर कुछ वक्त पहले साची का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, जिस वजह से लोग उसे नापसंद करने लगे थे। इस चैरिटी की वजह से उसकी इमेज ठीक हुई है और आखिर में उसे ये ओहदा मिल गया। देविका को हैरानी हुई और उसने कहा, ऐसा तो देखकर नहीं लगता कि उन्हें जानवर नहीं पसंद है। देविका के मैनेजर ने कहा, इसलिए राजेश सर को तुम्हारी इतनी फिक्र रहती है, तुम बहुत बच्ची हो अभी, मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारा। देविका ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा और फिर जल्दी से म्यूजिक वीडियो की शूटिंग शुरू हो गई। जानवरों के साथ शूटिंग करना मुश्किल था, कुछ इधर उधर भाग रहे थे और कुछ पूरे सेट में घूम रहे थे। बहुत वक्त के बाद आखिरकार शूटिंग पूरी होती है। ओके चलो, सबने बहुत अच्छा काम किया, आज का काम यही खत्म होता है, डायरेक्टर ने पैकअप के लिए कहा और आखिर में सबके सब पैकअप करने लगे। पर वही क्रू के बीच में बातें शुरू हो जाती है। सांची कितनी अच्छी है, उसे कुछ बिल्लियों ने नोच दिया था, पर फिर भी उसने कुछ नहीं किया। हाँ, देविका ने भी बहुत आराम से किया। हाँ, दोनों सच में बहुत अच्छी हैं, मुझे नहीं लगता है ऐसा। देविका अच्छी हो भी तो सांची सच में ढोंगी कर रही है। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। इसी दौरान सांची के मेकअप रूम में सांची उस बिल्ली को हाथ में लिए डायरेक्टर से बात कर रही होती है और कहती है, ये कितना प्यारा है, मुझे तो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, क्या मैं इस बिल्ली के साथ खेल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप इसके साथ खेल सकते हो, मैं आपको बाद में लेने आऊंगा, डायरेक्टर ने सांची से कहा।
शुक्रिया सर, साची ने डायरेक्टर से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अब मैं जाकर वीडियोस देखता हूँ, डायरेक्टर ने साची से कहा। बिल्कुल। वो डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। मेकअप रूम में अब सिर्फ साची ही थी, अपने मैनेजर, अपने मेकअप आर्टिस्ट और असिस्टेंट के अलावा। जैसे ही वो दरवाजा बंद होता है, साची ने उस बिल्ली को जमीन में फेंक दिया और चिल्लाने लगी, ये कितनी गंदी दिखने वाली है, भगाओ उसे, सैनिटाइजर लाओ कोई। उसके असिस्टेंट ने जल्दी से सैनिटाइजर दिया। उन्हें वो जल्दी जल्दी अपने हाथों में रखती है। फिर वो उस बिल्ली पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नोचने की, घटिया लोग। उसके मैनेजर ने कहा, साची तुम्हें अपने काम के लिए करना होगा, जब तक म्यूजिक वीडियो और एक कैंपेन पूरा नहीं हो जाता तब तक। साची ने गुस्से से कहा, अगर ये काम की वजह से नहीं होगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे इन घटिया जानवरों को अपने गोद में लेकर घूमूंगी? जल्दी से बाहर निकालो इन्हें। साची को पता नहीं था कि देविका ये सब देख रही होगी, और देविका को ये देखकर बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हो रहा था। उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वो कुछ देर बाहर ही इंतजार करती है अंदर जाने से पहले। साची की असिस्टेंट उस बिल्ली को अपने हाथ में पकड़ी हुई होती है। जब देविका अंदर जाती है, उसने बिल्ली को अपने दोनों हाथ में पकड़े हुए कहा, देविका मैम, क्या आप साची मैम को ढूंढ रही हैं? हाँ, कहाँ है वो? वो अंदर है, अपना मेकअप हटा रही थी, साची की असिस्टेंट ने देविका से कहा। देविका ने हाँ में सर हिलाया और अंदर चली गई। अंदर उसे देखकर साची ने कहा, देविका जी, आपकी शूटिंग खत्म हो गई? साची के चेहरे पर वो नरमी वापस आ गई थी, जैसे कभी वो गई ही ना हो। देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मुझे अच्छा कहिए, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? साची ने देविका से पूछा। देविका ने अपने पर्स से लाल रंग का बक्सा निकाला और फिर उसे साची की ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और फिर कहा, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सुना था कि आप कुछ वक्त पहले एक ऑक्शन में गई थी और आपकी नजर एक नेकलेस पर पड़ी थी जो किसी और ने ले लिया था। साची को याद आता है कि एक नेकलेस था जो उसे बहुत पसंद आया था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था ये देखकर कि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो खरीद पाए। हाँ, पर आप ये सब क्यों कह रही हैं? क्या आपके पास वो नेकलेस है? देविका ने हंसते हुए कहा, इत्तेफाक से मुझे वो नेकलेस मिला और मैंने सुना है कि आपको ज्यादा पसंद आ गया था, तो मैंने सोचा आपको दे दूं। क्या आप सच में मुझे दे रही हैं? साची ने खुशी खुशी कहा और उसकी आंखें जैसे चमक जाती हैं। देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, साची, ये नेकलेस मुझ पर उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना आप पर लगेगा, और वैसे भी अगले महीने आपका बर्थडे भी है, तो आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, और अगर आपने ये नहीं लिया तो मुझे लगेगा कि आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझती। देविका ने बहुत अच्छे से कहा और साची ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बिल्कुल, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मैं इसे रख लूंगी, शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं थी, पर आपने मेरे फिल्म को लेकर भी मेरी बहुत मदद की है। जानवरों के साथ ऐसी किसी शूटिंग में हिस्सा लेना पहली बार था मेरे लिए, तो मेरी मदद के लिए आपका शुक्रिया, देविका ने साची से कहा। हर लड़की की तरह साची को भी खुद की तारीफ सुनना पसंद था, तो वो देविका की बात सुनकर मुस्कुराती है और उसे काफी अच्छी लगती है। कोई एक्ट्रेसेस जो इंडस्ट्री में इतनी अच्छी हो, ऐसे मुश्किल होता है। देविका जी, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि इस बार आप ही चैरिटी इवेंट जीत रही हैं। मुझे लगता है कि सबके ख्याल मिलते हैं इस बात पर। हमने देखा है कि आपने कितनी मेहनत की है और सबको पता है कि आप कितनी अच्छी हैं, बस आपकी कनेक्शंस नहीं है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। साची को देविका के बारे में हर एक चीज पता थी। वो सिर्फ राजेश कपूर की बेटी ही नहीं है, वंश की होने वाली पत्नी भी है, जिस वजह से अब साची को उससे दोस्ती करनी थी। जो भी हो, अब उसे ये मौका चाहिए था। साची उसकी तरफ देखती है। देविका, मुझे कल डिनर पर जाना है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती? बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और वहाँ आलिया मैम भी होंगी, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। आलिया का नाम सुनकर देविका की आंखों में जैसे चमक आ जाती है। देविका साची की तरफ देखती है। आपका मतलब है वाइस प्रेसिडेंट आलिया शर्मा? उनसे मिलना तो मुश्किल है काफी। आलिया शर्मा एक बहुत बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजर की मालकिन राधिका शर्मा की बेटी है। राधिका शर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी चैरिटी करने में बिता दी थी और उनकी बेटी भी बिल्कुल उन्हीं की तरह थी, जिस वजह से अपनी माँ के बाद वो सब कुछ संभाल रही थी। राधिका शर्मा की तबीयत आजकल कुछ सही नहीं थी, जिस वजह से आलिया इन सब चीजों को देख रही थी। इससे पहले आलिया के करीब जाने की कोशिश की थी राधिका ने, पर ये बहुत मुश्किल था। इतनी बड़ी हस्ती से मिलना, जिस वजह से साची बहुत काम की आई। उसने पहले बहुत मेहनत की थी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। साची ने देविका से कहा, मैं पिछले साल आलिया से मिली थी और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ले चलूंगी उनसे मिलाने। देविका ध्यान से साची को देखती है और अंदर ही अंदर उसने मन बना लिया था कि उसे चैरिटी एंजल ऑफ द ईयर बनना ही है। उसके अलावा उसने सोच लिया था कि उसे आलिया और राधिका जैसी बड़ी हस्तियों से जान पहचान भी बढ़ानी है। दोनों के दोनों काफी फेमस थे इस इंडस्ट्री में, या यूँ कहें कि इस देश में। आलिया की माँ राधिका की बहुत इज्जत थी हर जगह, और देविका बहुत वक्त से चाहती थी कि आलिया से दोस्ती कर सके, पर ये बिल्कुल आसान नहीं था। आलिया की जल्दी से किसी से बनती नहीं थी और उन्हें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो कनेक्शन की वजह से हर चीज करते थे। इसीलिए देविका ने इतना सोच समझकर और इतना वक्त लगाकर हर एक चीज किया।
देविका को ये मौका किसी भी हाल में नहीं खोना था। ये हर एक वक्त से बिल्कुल अलग था और अगर साची उसकी मदद करे और आलिया को देविका से मिलवाए तो उसका ये प्लान काम आ जाएगा। देविका ने मुस्कुराते हुए साची से पूछा, अच्छा साची, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछना चाहूंगी, क्या आप आलिया मैम को बहुत अच्छे से जानते हो? साची ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, कह सकते हो, बहुत अच्छे से नहीं, पर हाँ जो भी है, पर हम काम के सिलसिले में मिलते रहते हैं। इतना आसान नहीं है उनके साथ रहना या काम करना, पर हमारा ठीक ठाक ही चल रहा है सब कुछ। देविका ने पूरी बात समझी और हाँ में सर हिलाया। साची ने देविका से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी, मैं मिलवाऊंगी उन्हें तुमसे। देविका मुस्कुराई और साची का शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान राज के घर पर तनीषा बैठकर अपने वोट्स देख रही थी और उसे देखकर समझ आ गया था कि ये इस इवेंट पर चली जाएगी, पर वोट्स के साथ अगर और कुछ भी बढ़ रहा था तो वो तनीषा के हेटर्स की बातें। लोग ये देखकर जितने हैरान थे उतने ही गुस्से में फिर से तनीषा के नाम का एक तूफान लोगों ने शुरू कर दिया था। ये लड़की ही अपने वोट्स खरीद रही है, उसे आखिर वोट करेगा कौन? ये सब एक ढोंग है। जो भी देविका करेगी इसे भी वही करना है, पर वो उसके जूते के भी काबिल नहीं है। इस बार देविका ही जीतेगी। इसे क्या लगता है कि हर बार ये जैसा चाहेगी वैसा होगा? तनीषा बैठकर सारे कमेंट्स पढ़ रही थी। ये सब देखकर तानिया ने कहा, भाभी आपको कोई जवाब देना है उन्हें? तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे आदत है इन सब चीज की। तनीषा को शायद तब बुरा लगता अगर लोग कुछ नहीं कहते, और मुझे जहाँ तक लगता है ये आपकी प्यारी बहन ने किया है। तानिया ने तनीषा से कहा, अब इस इवेंट में क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड में। तनीषा अपने हाथों में हैप्पी और लिली को लेकर उठती है और उन दोनों को अपने अपने पिंजरे में रख देती है। मुझे पता है ये चीज। कुछ देर बाद तनीषा तान्या की तरफ देखकर कहती है और आगे बोलती है, देविका के अलावा ऐसा कोई कर भी नहीं सकता है, ये उसका पुराना तरीका है। तनीषा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और फिर तान्या के दिमाग में एक बात आती है और वो कहती है, भाभी ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। तनीषा उसकी तरफ देखकर कहती है, मैं समझ रही हूँ जो तुम कहना चाहती हो। पहली और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर उसके हाथ में कोई भी इनविटेशन आता है ऐसे किसी चैरिटी इवेंट के लिए तो सबसे ज्यादा फायदा उसे होगा और उसकी खराब इमेज भी इससे ठीक हो सकती है। तो ये मायने नहीं रखता कि तनीषा इस इवेंट पर कैसे जाती है। तनीषा भी समझ गई थी कि तान्या क्या कहना चाहती है। एंजल शेल्टर का देविका से कोई लेना देना नहीं था। वो तनीषा ने सालों पहले शुरू किया था। अगर उसे चैरिटी के पैसे या किसी चैरिटी फंक्शन का फायदा उठाना होता तो वो सालों पहले ही उठा चुकी होती। तनीषा सोच में पड़ गई थी कि वो कैसे साबित करे कि एंजल शेल्टर उसका है और देविका ने उससे ये शेल्टर छीना है। पर ये सबसे मुश्किल बात थी। कुछ ही दिन बाकी थे चैरिटी इवेंट को शुरू होने में और तनीषा ने सोच लिया था कि अभी इसमें वक्त है। तनीषा तान्या से इसके बारे में पूछना चाहती थी क्योंकि उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में हर एक चीज पता है। तो ये जाहिर सी बात है कि तान्या को तनीषा से ज्यादा पता होगा इन सब के बारे में। जब तनीषा तान्या को देखती है तो उसने देखा कि तान्या उसे ध्यान से देख रही होती है। तनीषा ने बहुत बार देखा होता है कि तान्या उसे देखकर सोच में पड़ जाती है। तनीषा को जानना था कि तान्या क्या सोच रही है क्योंकि वो पहली बार उससे मिली थी। तनीषा ने कहा, कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पर? तान्या ने तनीषा की तरफ देखा और कहा, नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कि क्या? तनीषा भी उसकी बात सुनकर हैरान थी। तान्या ने कहा था कि वो उसे जानी पहचानी सी लगती है, पर तान्या ने ना में सर हिला दिया और सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। किसी भी हाल में तनीषा वो इंसान नहीं हो सकती। इस देश में वो लड़की क्यों दिखेगी तान्या को? और वो कहाँ से राज सिंह की गर्लफ्रेंड बन गई होगी? वो इंसान लापता थी और सबके लिए मर चुकी थी और वो औरत पागल थी। वो सबसे ऐसे पेश आती थी जैसे कोई उसके सामने कुछ भी नहीं है। शुरू से लेकर तान्या ने बहुत कोशिश की थी उसके बारे में पता लगाने की, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। तान्या को कभी नहीं लगा था कि वो लड़की उसे यहाँ मिलेगी। किसे पता था कि जो इतने सालों पहले खो गया है वो वैसा हूबहू चेहरा उसके सामने आएगा। सालों पहले तान्या ने सिर्फ उस लड़की के बारे में सुना था और खबर ये थी कि वो अंदर ही अंदर कुछ प्लान बना रही है और जल्द ही वो उस प्लान पर काम करना शुरू करेगी। और फिर उसके बाद से वो गायब हो गई थी। न ही तान्या उसके लिए कोई खास इंसान थी, न ही उसकी करीबी थी। इस वजह से कभी तान्या को उसके प्लान के बारे में पता नहीं चला था और न ही उस दिन के बाद क्या हुआ था। पहले पहले तान्या को भरोसा नहीं हुआ था कि वो लड़की मरी कैसे थी, पर साल बीत गए थे और उसकी कोई खबर नहीं थी। इसीलिए उसे जो दिखा उसने सच मान लिया। उस लड़की की गैर मौजूदगी को सच मान लिया था। वो डरावनी ताकतवर लड़की या तो गायब हो गई थी या फिर मर गई थी। शुरुआत में तान्या को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और न ही उसे लग रहा था कि उसे कभी उस लड़की के बारे में कोई खबर मिलेगी।
उसे नहीं पता था कि उस लड़की के बिना वो क्या करेगी, पर वो किसी तरह सिंह परिवार के साथ रहना शुरू कर चुकी थी और उसके बाद ये आइडिया कुछ बुरा नहीं लगा था। उसे आखिर में लगा जैसे वो बच गई उस बुरी जगह से। वो अपना अतीत भूल चुकी है, पर आज तनीषा के चेहरे ने उसे बहुत कुछ याद दिला दिया था। तान्या को तनीषा के बारे में देखकर उस लड़की की याद आ रही थी। तान्या उस लड़की से सिर्फ एक बार ही मिली है और वो भी बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं, पर अगर कोई उसके बारे में तान्या से पूछे तो वो शायद काफी डर जाए। वो बचपन से आम नहीं रही थी और उसे एक लड़की ने अडॉप्ट किया था। उसके बाद वो उसके साथ ही काम करती थी। तान्या? ख्यालों में खोई हुई तान्या से तनीषा ने पूछा। तनीषा की आवाज सुनकर तान्या डर सी गई थी और उसे देख तनीषा सोच रही थी कि आखिर इसे सब कैसे डर सकते हैं, ये तो शायद उसकी अच्छी दोस्त बन जाए। पर तान्या कभी शायद उस लड़की से दोस्ती नहीं कर पाएगी। जमीन आसमान का अंतर था दोनों में और उस लड़की के सामने कोई कुछ भी नहीं था। ये सब मायने नहीं रखता तनीषा भाभी, मुझे बस आपको देखकर किसी की याद आती है। तान्या ने तनीषा से दोबारा कहा। कोई याद आता है? कौन? कोई करीबी थी तुम्हारी? तनीषा ने तान्या से पूछा। तान्या ये सुनकर ख्यालों में खो जाती है। वो बस उस लड़की के लिए काम करती थी और कोई रिश्ता नहीं था। तान्या ने कहा। उस ताकतवर राक्षस की करीब मैं तो नहीं थी। तनीषा ने हंसते हुए कहा। तो मुझे देखकर तुम्हें कोई ताकतवर राक्षस की याद आती है? तान्या के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वो कहती है, आप ताकतवर तो हो, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हस्ती, ये वाह। तनीषा ये सुनकर हैरान थी। उसे कैसे पता ये चीज? तान्या ने इस चीज को भाप लिया था तो उसने कहा, भाभी आप मुझे कोई खुफिया एजेंट समझ लीजिए, मुझे पूरी दुनिया के किसी भी इंसान की खबर लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। तान्या की ये बात सुनकर तनीषा ने कहा, क्या? इसका मतलब राजसर का परिवार इतना जाना माना है? तनीषा की आवाज में शक था और तान्या ने उसे समझाने की कोशिश की कि तान्या के पास सारी जानकारी क्यों रहती है और वो जानकारी किसी के सामने नहीं रख सकती है। तान्या के हिसाब से राज ने आज तक तनीषा के बारे में जानने के लिए उसके किसी भी सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। ये सुनकर तनीषा भी सोच में पड़ जाती है कि क्या राज सच में उस पर इतना भरोसा करता है। देविका सुबह सुबह ही चैरिटी इवेंट के लिए वेन्यू पर पहुंच गई थी और वो दूर से एक लड़की को देख रही थी। आलिया ने काले रंग के कपड़े पहने थे और उसके लंबे काले बाल थे और दूर से ही देखकर उसे लग रहा था कि वो इतनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी शख्स है। जैसा कि लोगों ने कहा था, तान्या सिर्फ अपने काम से काम रखने वाली लोगों में से है और उसके लिए उसका काम बहुत कुछ है। वो अभी अभी दूसरे शहर से आई थी और अब उसे दूसरे किसी फंक्शन में भी जाना था। इसके बाद चैरिटी एंजल ऑफ द ईयर के लिए जल्द ही वोटिंग शुरू होने वाली थी। देविका ने देखा था कि उसके अलावा और 2 लोग थे जिन्हें अच्छे वोट मिले थे, पर इनके ऊपर देविका का ध्यान नहीं था। उसका ध्यान था तो सिर्फ और सिर्फ आलिया पर। अगर आज उसने आलिया को अपनी तरफ कर लिया तो उसके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। साची, जो कि देविका के साथ खड़ी थी, उसने 2 लोगों को देखा जो कि आलिया के साथ खड़े थे और कहने लगी, ये दोनों सपना भी कैसे देख सकती हैं आलिया मैम से बात करने का। देविका ने साची से बोला, अब उन्हें भी वोट मिले हैं तो वो भी हक रखती हैं इस बात का। साची ने कहा, पर तुम्हारे वोट्स उनके सारे वोट्स मिलाकर सबसे ज्यादा है। तुम अपनी बहन की तरह नाटक भी नहीं कर रही हो और ये बात है कि तुम्हारे रहते हुए ऐसे लड़कियों को आलिया मैम पसंद भी ना करे। उन लड़कियों के जाने के बाद साची अपने साथ देविका को आलिया से मिलाने ले जाती है। आलिया मैम, साची ने आलिया से मिलते हुए कहा और आलिया को देखकर कोई भी कहता कि वो लोगों से बात करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। आगे साची ने काम को लेकर जब बात करना शुरू किया तब आलिया का ध्यान उसकी बातों पर जाता है। मौका देखते ही साची ने देविका को आलिया से मिला दिया और कहा, आलिया मैम, ये देविका कपूर है और इन्हें आज के इवेंट में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। देविका का नाम सुनकर आलिया उसकी तरफ देखती है। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में।